बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि हाज़रीन क्लास और नाज़रीन क्लास दोनों अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने काम शाम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने स्कोप को समझा था कि ऑडिट में हम किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हमारा स्कोप ऑफ स्टडीज़ क्या होगा, हमारी ग्रेड लाइन क्या है, सिलेबस क्या है, कौन सी बुक यूज़ करेंगे, क्या बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। हमने ओवरऑल डिस्कशन की थी कि बीइंग प्रैक्टिशनर हम किस तरह की सर्विसेज दे रहे होते हैं और फिर हमने उसको लिंक किया अपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, ताकि हमें क्लैरिटी हो जब हम अपनी स्टडीज़ को कर रहे हों तो हमें पता हो कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं और उसके बैक एंड पे आउटकम्स क्या निकल रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर आपको स्कोप ऑफ स्टडीज़ ही नहीं पता ना कि आप करना क्या चाह रहे हैं तो फिर जितना मर्जी पढ़ लें कोई फ़ायदा नहीं है। आपको नहीं पता ना कि आपने डेस्टिनेशन कहाँ पे पहुँचना है, ये डेस्टिनेशन है ना, आपको ये ज़हन में पता है कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरी डेस्टिनेशन है, तो आप यहाँ से चलेंगे तो आप यहाँ तक पहुँचेंगे। अगर आपको अपना डेस्टिनेशन पॉइंट ही नहीं पता तो आपको नहीं पता कहाँ पे अपने एक्सीलरेटर ज़्यादा करना है, कहाँ पे कम करना है, कहाँ पे ब्रेक लेनी है, कहाँ पे पेट्रोल भरवाना है, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपको तो डायरेक्शन ही नहीं है। तो स्कोप जो होता है वो बड़ा क्लियर होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं वो क्या चीज़ है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। हमारे टॉपिक्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, हम जिनके ऊपर डिस्कशंस भी कर रहे होंगे, लेकिन जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी आपसे यही कहा था कि हम जो आज की क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक जब ऑडिट करते हैं, जब हम ऑडिट की बात करते हैं किसी भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, जो हम बात करें ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि जब आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट की बात करते हैं तो वो किन स्टेप्स से गुजर के कंप्लीट होता है, यानी कि आपने एक्टिविटीज कौन कौन सी परफॉर्म करनी होती है। यहां पे क्या होगा, जो आपका कल तो मैंने आपको एक ओवरऑल बता दिया था ना कि ये सर्विसेज हैं, अब उन फर्दर सर्विसेज के अंदर उनकी रोड मैप तैयार होना शुरू हो जाएंगे। पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, इसके बाद ये काम होगा, इससे पहले ये काम होगा। मतलब इस क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक सीक्वेंस को सेट करना है, ऑडिट की सीक्वेंस को। ये ऑडिट में होते कौन कौन से स्टेप्स हैं और हम उनको किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। जैसा पहली क्लास मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है ना, इससे ज़्यादा आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। आपने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी है, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूँगा ना तो फिर मैं इसी मैप के साथ लिंक करूँगा। आप अगर फर्म्स में अपना टाइम लगा रहे हैं या आप ऑलरेडी लगा चुके हैं तो आपको पता है कि आपकी जो ऑडिट फाइल होती है ना उसके स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 स्टेप्स तक आपका काम चल रहा होता है। उन 6 स्टेप्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज किस तरह से परफॉर्म होती हैं और कौन सी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। फिर वही बात है ना कि जब तक मुझे रोड मैप नहीं पता होगा तो मैं उस वक्त तक काम नहीं कर सकता। बीइंग ऑडिटर, जब हम बात करते हैं ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव? आवर ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है जी? ओपिनियन को एक्सप्रेस करना। इस ओपिनियन को ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? एविडेंस होना चाहिए। और एविडेंस को गैदर करने से पहले कुछ हमें काम करने होते हैं, वो सारे हम डिस्कस कर रहे होंगे। यानी कि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपिनियन और एविडेंस। अब ये जब काम करना है, ये यहां तक पहुंचना है, ओपिनियन तक पहुंचना है, उससे पहले हमें कुछ स्टेप्स के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो ऑडिट के स्टेप्स हैं और जो किसी इंसान की शादी के स्टेप्स हैं वो सारे एक जैसे हैं। आखिर पे उसमें निकाहनामा साइन होता है, इसमें ऑडिट रिपोर्ट साइन होती है। ये फर्क है। मतलब यानी उसमें क्या है जी, जब अब शादी होती है तो निकाह पेपर पे साइन करते हैं, तो आप अपनी एक फाइनल एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, इंटरेस्ट का फाइनल आप अपनी जो कंसेंट होती है उसको दे रहे होते हैं कि भाई अब ओके, अब शादी हो गई। यहाँ पे उसकी जगह पे ऑडिट ओपिनियन साइन हो रही होती है। ओपिनियन से पहले यहाँ पे एविडेंस होते हैं, उसमें ओपिनियन से पहले परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस होते हैं। इस एविडेंस को ऑब्टेन करने से पहले प्लानिंग होती है, उसमें शादी के फंक्शंस की प्लानिंग होती है। इसमें जब ऑडिट करते हैं तो इसमें आप
क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उसमें आप रिश्ता एक्सेप्ट करने से पहले कुछ काम करते हैं। तो आज जाके मिलती जुलती ही सूरत है, एक जैसी ही बातें हैं। आप लोगों को ये बात के साथ समझाऊंगा तो आपके अंदर भी एक हुब बढ़ेगी, पढ़ने की हुब बढ़ेगी। जारी बात है, जब पढ़ेंगे तो पास करेंगे तो शादी करेंगे, तो फिर शादी और पास करना भी कोरिलेटेड है और इंटरलिंक्ड है। तो लेकिन जी स्टार्ट करते हैं हम अपने ऑडिट के स्टेप्स को। ऑडिट की जो टोटल स्टेप्स हैं वो 5 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं जी? 5 स्टेप्स हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं स्टेप्स के नाम। नंबर 1 पे आपका आता है जी प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी से मुराद क्या है? अभी एंगेजमेंट आपकी स्टार्ट नहीं हुई, अभी आपको क्लाइंट मैच्योर नहीं हुआ। क्लाइंट को मैच्योर करने से पहले क्या क्या काम करने हैं, इसकी एग्जांपल वहीं शादी की एग्जांपल से ही लेते हैं। जब शादी होती है तो क्या ढूंढा जाता है? रिश्ता ढूंढा जाता है। रिश्ता कहाँ से आता है? कोई आपको प्रपोजल दे देता है, कोई रिश्ता ब्यूरो वाले आपको हेल्प आउट कर देते हैं, कोई आपके जो अपने जान पहचान वाले करीबी सर्कल में लोग होते हैं वो रेफर कर देते हैं, कुछ आपकी पीआर अपनी होती है, उस पीआर की वजह से आपको कोई ना कोई रिश्ता आ जाता है। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पे सीएफओ साहब को आप पसंद आ जाते हैं, अपनी बेटी का रिश्ता कर देते हैं। तो मतलब अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई लिंक और रेफरेंस एक नजर आता है, वहाँ से एक बात स्टार्ट होती है शादी की। इसी तरह बेटा क्लाइंट भी जो आते हैं ना, वो आपको फर्म के नाम की वजह से क्लाइंट आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी बिग फर्म है, पूरी दुनिया में उसके ऑफिसेज हैं। अब कुछ आपके जो बाहर के मुल्क की कंपनियां हैं जिनके ऑडिटर आपके बेसिकली जो फर्म है उसके हेड ऑफिस ऑडिटर्स हैं, तो वो कहेंगे जो पाकिस्तान में ऑफिस है उसका भी आपकी फर्म ऑडिट करे। फॉर एग्जाम्पल अगर KPMG अगर यूएस में काम करती है तो यूएस के अंदर एक कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी पाकिस्तान में है, तो यहाँ पे ऑफर क्या होगी भाई? यहाँ पाकिस्तान में भी KPMG काम करे। अगर वहाँ पे PwC किसी का ऑडिटर है तो किसी ग्रुप के, और ग्रुप की एक एसोसिएटेड कंपनी इधर है तो ग्रुप की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ भी आप PwC से ऑडिट करवाएं। एक तो वहाँ से ऑडिट आते हैं आपके पास, फिर दूसरा आपके अपने पीयर्स रिलेशनशिप्स होती हैं, वहाँ से ऑडिट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप गोल्फ खेलते हैं जाके, आप जो है वो किसी के साथ आपके साथ एक ताल्लुक है, आप उसको जानते हैं, तो वहाँ से एक ऑडिट जनरेट हो सकता है। आपको कोई जान पहचान है, वहाँ से आ सकता है। या फिर आपको सम टाइम कुछ ऐसे ऑफर्स, पब्लिक ऑफर्स आई होती हैं जिसमें आप बिड करते हैं, वहाँ से आप अपने क्लाइंट को विन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्लाइंट भी किसी न किसी सूरत के साथ आपको मिल सकता है। तो क्या डे 1 पे ही मेरी तैयब के साथ बात हुई है, तैयब ने मुझे कहा मेरी कंपनी उसको ऑडिट करें, तो क्या मैं डे 1 पे सोचे समझे बगैर ही ऑडिट स्टार्ट कर दूंगा? नहीं, कभी भी नहीं करूंगा। तो जिस तरह से एक रिश्ता आता है ना, तो रिश्ते के पहले सबसे पहले रिश्ते की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। रिश्ते की इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? लड़का क्या करता है, लड़के के माँ बाप क्या करते हैं, बहन भाई क्या करते हैं, कोई लड़के पे कोई FIR तो नहीं कटी हुई, लड़के की फैमिली पे FIR तो नहीं कटी हुई, क्या फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, इनकम सोर्स की क्या है, सोर्स ऑफ इनकम हलाल है हराम है, कहाँ पे जॉब करता है, कैसी जॉब करता है, खर्चे उठा सकता है कि नहीं उठा सकता, फैमिली कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, ये बातें देखी जाती हैं ना। तो जनाब यही काम फिर ऑडिट में भी होता है। क्लाइंट फौरी तौर पे एक्सेप्ट नहीं होता। क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले 2 काम होते हैं, एक क्लाइंट की स्क्रीनिंग होती है, एक फर्म की स्क्रीनिंग होती है। अब आप किसी में कहें क्लाइंट की स्क्रीनिंग और फर्म की स्क्रीनिंग में फर्क क्या है? क्लाइंट की स्क्रीनिंग क्या होगी? बिजनेस, क्लाइंट का बिजनेस क्या है, एथिकल बिजनेस है, अनएथिकल बिजनेस है, अलाउड है पाकिस्तान में करना या अलाउड नहीं है। डायरेक्टर्स, की मैनेजमेंट पर्सोनल, CEO, CFO, कंपनी के जो मेजर शेयर होल्डर्स, अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर्स, ये लोग कौन है? क्या ये मैन ऑफ प्रिंसिपल हैं या नहीं है? ये तो नहीं है कि किसी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर जो है कोई केस चल रहा है, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उनके ऊपर कोई अनएथिकल बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से कोई ना कोई किसी न किसी फॉरम के ऊपर कोई प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप उसका ऑडिट एक्सेप्ट कर लेंगे तो यू विल बी पार्ट ऑफ दोज क्रिमिनल एक्टिविटीज। आप उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, आपकी ओपिनियन जा रही है, आपकी ओपिनियन की एक इंपैक्ट है, एक वैल्यू है। आपने इससे पहले क्लाइंट की स्क्रीनिंग करनी जरूरी है, क्लाइंट के ऑनरशिप स्ट्रक्चर की स्क्रीनिंग करनी है, क्लाइंट के बिजनेस की स्क्रीनिंग करनी है। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कंपनी है जो वाइन बनाती है और वाइन उसके पास लाइसेंस नहीं है बनाने का,
तो क्या आप उसका ऑडिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बात समझाइए आपको। तो क्लाइंट के बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग हुई और क्लाइंट के किसकी अंडरस्टैंडिंग हुई जी? प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज में पहला क्या है जी? क्लाइंट एक्सेप्टेंस। और क्लाइंट एक्सेप्टेंस में दो काम करते हैं। पहला काम होता है जी आपका क्लाइंट स्क्रीनिंग, दूसरे नंबर पे आता है फर्म स्क्रीनिंग। फॉर एग्जाम्पल तैयब मेरा दोस्त है, तैयब एक बैंक के अंदर CFO है, तैयब मुझे अपॉइंट करवाना चाहता है। तैयब कहता है जी तुम्हारी फर्म वैसे भी कैटेगरी C में है, तो तुम एक काम करो, तो मेरी बैंक ऑडिट कर दो। तो भाई क्या फर्म के पास इतने रिसोर्सेज हैं? क्या फर्म के पास उस तरह की कैपेबिलिटीज हैं? क्या फर्म का उस तरह का पास्ट एक्सपीरियंस है काम करने का? क्या हेड काउंट कंप्लीट है हमारे पास लोग जिन्होंने काम करना है? क्या स्किल सेट उस तरह का हमने डेवलप किया हुआ है या नहीं किया हुआ? क्या हम उसकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते? क्या हमें उस स्पेसिफिक बिजनेस इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है? तो ये सारी बातें किसकी अंडरस्टैंडिंग है? फर्म की स्क्रीनिंग है। अभी आप क्या कर रहे हैं? यू आर जस्ट एक्सेप्टिंग द क्लाइंट एंड बिफोर एक्सेप्टेंस व्हाट यू आर डूइंग? यू आर डूइंग द क्लाइंट स्क्रीनिंग एंड द फर्म स्क्रीनिंग। क्लाइंट में किसकी स्क्रीनिंग की आपने? आपने क्लाइंट के बिजनेस की स्क्रीनिंग की, क्लाइंट के दोस्त चार्ज गवर्नेंस की स्क्रीनिंग की, क्लाइंट के मेजर शेयर होल्डर की स्क्रीनिंग की, क्लाइंट के अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर्स की स्क्रीनिंग की, क्लाइंट के बिजनेस एक्टिविटीज की स्क्रीनिंग की। फिर आपने डिसीजन किया कि क्लाइंट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं। फिर आपने कहा फर्म के पास कैपेबिलिटीज, फर्म की कॉम्पिटेंसीज, फर्म के रिसोर्सेज, फर्म उसकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को समझता है, फर्म उसकी अंडरस्टैंडिंग रखता है। फिर उसके बाद आप जाके कहेंगे ठीक है जी हम काम करेंगे या नहीं करेंगे। ये जो दोनों बातें ना, ये कहाँ पे लिखी हैं? ये कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है जी? कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैं साथ छोटा छोटा वैसे भी लिखते जाता हूं। जब आपने क्लाइंट एक्सेप्टेंस की बात की, आपने क्लाइंट की स्क्रीनिंग कर ली, उससे भी पहले काम होता है, लेकिन उसके साथ पैरेलल भी काम चल सकता है, जिसमें होता है आपका लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट को देखना। किसको देखना जी? अब आपके दिन में आएगा कि लॉ एंड रेगुलेशन से मुराद क्या है? ऑडिटर की क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन किसी ना किसी तरीके से कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर बताई गई है। वो जो क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन है, क्या आप उसके क्राइटेरिया पे फुलफिल करते हैं? क्या आप इंडिपेंडेंस के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं? वही जो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, कंपनी के डायरेक्टरशिप में नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, लोन नहीं होना चाहिए, लोन के बाद बिजनेस का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, बिजनेस के रिलेशनशिप के साथ बाकी जो फैक्टर्स हैं, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। तो डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन का एक सेट क्राइटेरिया बताया गया। आप यहां पे क्लाइंट की स्क्रीनिंग भी कर लें, आप फर्म की स्क्रीनिंग भी कर लें, उसके बावजूद जब तक आप लॉ एंड रेगुलेशन को नहीं फॉलो करेंगे, आप उस वक्त तक क्लाइंट को अपनी कंसेंट नहीं दे सकते कि हम आपका काम करेंगे। जब आप लॉ एंड रेगुलेशन को फुलफिल करेंगे तो फिर आप अपनी कंसेंट देंगे टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। फिर उसके बाद जब आप ये काम कर लेंगे, लॉ रेगुलेशन के बाद आप देखेंगे कि डन है जी, अब आपको समझ आती है, आप अपनी कंसेंट दे देंगे। कंसेंट के साथ एक और काम करेंगे, आप कंसेंट के साथ आप प्लस कर देंगे एंगेजमेंट लेटर को। कंसेंट देंगे, कंसेंट आपकी डायरेक्टर की मीटिंग में प्रेजेंट होगी, वो आपको रिकमेंड करेंगे, फिर AGM होगी, वहां पे आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगी, उसके बाद आप अपॉइंटेड हो जाएंगे। जब आप अपॉइंट हो जाएंगे तो फिर आप उनके साथ इंगेजमेंट लेटर को साइन कर लेंगे, फिर आप उनके साथ अपनी टर्म्स ऑफ द इंगेजमेंट को फाइनलाइज कर लेंगे कि भाई जनाब कंसेंट दे दिए, अब हमारा इंगेजमेंट लेटर आपके पास आ गया, अब आप इसको स्टार्ट कर दें। ये मैंने बड़े शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बातें लिखी हैं, क्योंकि हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ना आगे हमने इसकी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो मैंने कहा जी कि बेसिक लेवल की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब क्लाइंट को एक्सेप्ट किया जाता है तो उससे पहले कुछ सीधा काम किए जाते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट थी, फिर आपकी लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट थी, फिर आपके कंपनी फिर लॉ एंड रेगुलेशन आ गया, फिर उसके साथ आपके ISA 210 आ गया। तो ये सारी बातें हुई, तो फिर आपने क्लाइंट के साथ अपनी अपॉइंटमेंट को क्या किया? कंफर्म किया। जब क्लाइंट के साथ आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गई, यानी कि आपने एंगेजमेंट लेटर को साइन कर लिया, तो फिर आप उसका ऑफिशियली ऑडिट स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले आप कोई अपना काम नहीं करेंगे, उससे पहले कोई आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं करेंगे। अगर कर भी लिया तो उसकी कोई वैल्यू या वक्त नहीं होगी। जब एंगेजमेंट लेटर साइन होता है,
जब इसकी 2 कॉपीज बनती हैं, एक कॉपी ऑडिटर्स रखती हैं, एक कॉपी मैनेजमेंट रखती है, और उसके बाद दोनों के साइन सिग्नेचर साइन स्टैंप होके फाइनलाइज जब कॉपी होती है तो उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट जाके कंफर्म होती है। फिर इसके साथ जहाँ तक जो काम है ना, यहाँ तक कई प्लानिंग की एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं। लाइक जब आप फर्म की स्क्रीनिंग कर रहे थे तो वहाँ पे आपने लॉ एंड रेगुलेशन को समझ लिया। लॉ एंड रेगुलेशन को समझने से मुराद क्या है? देखें, अगर एक बैंक है तो बैंक के ऊपर बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 भी लगता है, बैंक के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की प्रूडेंट रेगुलेशंस भी लगती हैं, बैंक्स के ऊपर आपको सर्टन जो उसके अपने फ्रेमवर्क्स होते हैं उसको भी फॉलो करना होता है, फिर उसकी कुछ आपको स्पेसिफिक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपकी जो कैपिटल एडुकेसी रेशो, उसकी भी जो बीपीआरडी के सर्कुलर्स हैं वो भी आपने फॉलो करने होते हैं। फिर बैंक का एक अपना एनेक्जर होता है, टेम्पलेट होता है अकाउंट्स बनाने का, उसको भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आप लॉ एंड रेगुलेशन और उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। देखना, मैं बैंक ऑडिट करने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि उसका C2 एनेक्जर क्या होता है, मुझे नहीं पता उसके जो पीआर्स हैं, पीआर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको किस तरह से मैंने इंश्योर करना है, मुझे नहीं पता बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 क्या बात करता है, तो क्या मैं बैंक ऑडिट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो इसके बाद जो अगला काम होता है वो आपको ऑडिट प्लानिंग का काम होता है। दूसरे नंबर पे क्या काम होता है जी? प्लानिंग दी ऑडिट। आप ऑडिट को क्या करें? प्लान करें। ये लॉ एंड रेगुलेशन यहां पे जो लिखा था ना, ये आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है यहां पे वो क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन थी, प्लस राइट एंड ऑब्लिगेशंस थे। यानी कि लीगल रिक्वायरमेंट आप कह लें, लॉ एंड रेगुलेशन की जगह पे आप लीगल रिक्वायरमेंट्स लिख लें। आप लिख लें जी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे क्या है जी? प्लानिंग द ऑडिट करना। अब आप क्या करने जा रहे हैं? अब आप अपने ऑडिट को प्लान करने जा रहे हैं। देखें, पहला स्टेप मैंने शादी के स्टेप के साथ लिंक कर दिया है। प्लानिंग द वेडिंग क्या होगी या प्लानिंग द फंक्शंस क्या होंगे। अब आप सबसे पहले अगर शादी प्लान कर रहे हैं तो आपके ज़हन में होगा कि भाई सबसे पहले तो हमें हाल की बुकिंग, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा बजट कितना है, हम उस बजट में रहते हुए कौन कौन से फंक्शन कर सकते हैं। फिर आप अपने बजट की बेस के ऊपर हॉल की सिलेक्शन करते हैं कि मैंने किस हॉल में जो है वो आपने फंक्शंस करने हैं। फिर आप ये प्लान करते हैं कि हमने कौन कौन से खाने देने हैं, लाइक मटन की डिश होगी या चिकन के मेन्यू होगा। अगर मटन का होगा तो 1 डिश होगा या 2 डिश होगा या 3 डिश होगा। अगर चिकन है तो कितनी डिशें रखनी है मैंने, ये प्लानिंग होगी। फिर उसके बाद आप अपने फंक्शंस को प्लान करेंगे जनाब कि पहले दिन ये फंक्शन है, फिर दूसरे दिन ये फंक्शन होगा, तीसरे दिन ये फंक्शन होगा। फिर आप अपनी ड्यूटीज़ डिफाइन करेंगे, या तूने सिर्फ गोश्त की अरेंजमेंट करनी है, आपने सिर्फ कैटरिंग का काम करना है, आपने सिर्फ हॉल वाले से बात करनी है, आपने डीजे से बात करनी है, आपने जो फंक्शन है उसकी मैनेजमेंट की बात करनी है। हर बंदे को एक एक जिम्मेदारी ड्यूटी सौंपी जाएगी। फिर उन फंक्शंस की सारी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी कि भाई उस दिन पे तुमने ये काम करना, उस दिन पे तुमने ये काम करना, उस दिन पे आपने ये काम करना है। तो ये क्या हो रही है? वो ये जस्ट प्लानिंग। अभी क्या कोई फंक्शन हो गए? अगर आप प्लान नहीं करते, आपको नहीं पता कि मैंने कितने लोगों को बुलाना है, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, किसको विद फैमिली बुलाना है, किसको सिंगल बुलाना है, आपको नहीं पता मैंने मेन्यू कौन सा देना है, आपको नहीं पता मैंने हॉल कौन सा बुक कराना है, तो क्या शादी हो सकती है? नहीं हो सकती। सेम ऑडिट भी नहीं हो सकता। तो ऑडिट भी किससे चलता है? प्लानिंग से ही चलता है। तो प्लानिंग क्या ऑडिट की? सबसे पहले तो आपको क्लाइंट के बिजनेस की जब अंडरस्टैंडिंग ली थी तो आप क्लाइंट के जो बिजनेस से रिगार्डिंग लॉज एंड रेगुलेशन है उसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले किस चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जी? लॉ एंड रेगुलेशन। अब फॉर एग्जांपल ये लॉ एंड रेगुलेशन है क्या? देखें, कंपनीज के ऊपर अगर कंपनी है तो कंपनीज एक्ट लगता है या बैंकिंग कंपनीज एक्ट लगता है। अगर एनबीएफसी है तो एनबीएफसी के रूल्स भी लगेंगे उसके ऊपर। फिर उसके ऊपर सेल टैक्स भी है, पीआरए भी है। अगर सिंध में दफ्तर और सर्विस देते हैं तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड भी है। ठीक है जी। अगर पेशावर में है तो वहाँ पे पेशावर का रेवेन्यू बोर्ड होगा या जो केपीके का रेवेन्यू बोर्ड होगा जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर अगर उसके एम्प्लॉइज हैं तो ईओबीआई भी होगी, एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट होगा। फिर पैसी भी होगी, सोशल सिक्योरिटी भी होगी। फिर आपके अदर जो एचआर के लॉज एंड रेगुलेशंस हैं वो भी लगेंगे। फिर फैक्ट्रीज के जो ऑर्डिनेंस हैं वो भी वहाँ पे लगेंगे। तो आपको उस कंपनी के ऊपर जिस तरह के लॉ एंड रेगुलेशन लग रहे हैं उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि जाहिर बात है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि जैसा शुगर सेक्टर होता है,
शुगर सेक्टर के अंदर उन्होंने अपनी RT4 रिपोर्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को जमा करवानी होती हैं, जिसमें अपनी प्रोडक्शन को रिपोर्ट करते हैं, जिसमें अपनी रिकवरीज को रिपोर्ट करते हैं, जिसमें अपनी क्रशिंग कैपेसिटी को रिपोर्ट करते हैं, जिसमें अपनी ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द बिजनेस प्रोसेस वो अपनी एक एक चीज लिखते हैं। अब आपको नहीं पता कि ये RT4 रिपोर्ट क्या है तो आप उसको यूज ही नहीं कर सकते अपने ऑडिट के दौरान। आपको नहीं पता कि सेल टैक्स रिक्वायरमेंट शुगर सेक्टर के लिए क्या है, आपको नहीं पता सेल टैक्स रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए क्या है, थर्ड शेड्यूल आइटम के लिए क्या है, फिफ्थ शेड्यूल आइटम के लिए क्या है। अब आपको नहीं पता कि मैं जिस कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं उसके ऊपर सेल टैक्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको नहीं पता कि उस कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स की क्या रिक्वायरमेंट है, तो क्या आप उसको ऑडिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जब करंट टैक्स की वर्किंग देखनी है, जब आपने सेल टैक्स रिकंसिलिएशन देखनी है, तो अब आपको पता ही नहीं है, आपको रिक्वायरमेंट का नहीं पता, तो आप काम तो नहीं कर सकते वहां पे। जब सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो सीमेंट सेक्टर में मार्केट कमेटी फी फॉर एग्जांपल होती है एक, वो मार्केट कमेटी फी एक स्पेसिफिक रेगुलेटरी फी होती है जो जमा करवानी होती है। अब वो बेसिकली जो ब्लास्टिंग का काम करते हैं या इस तरह का मार्केट कमेटी नहीं, सॉरी, एक और फीस होती है इस तरह की, ये एक सरकार जो सीमेंट कंपनीज होती है ना, इनका ब्लास्टिंग का काम होता है, ये पहाड़ों से पत्थर को ब्लास्ट करके निकालते हैं। अब वहाँ पे जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनके तो मकान डिस्टर्ब होते हैं, तो आपने स्पेसिफिक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रीमियम बुक करनी होती है कि कल आपको अगर कोई कंपनसेशन पे करनी पड़े तो आप वहीं से पे करें। अब आपको अगर नहीं रिक्वायरमेंट का पता तो आपको नहीं पता होगा कि यहाँ पे ये इस तरह की एक प्रीमियम आनी थी। अगर आपको रिक्वायरमेंट का नहीं पता, क्लाइंट आपको छुपा सकता है बात, अगर बात छुपा लेगा तो आपको नहीं पता चलेगा उसमें क्या है। आपको नहीं पता EOBI की पॉलिसी क्या है, EOB का रेट क्या है, 500 मेरा ख्याल है जो है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, 130 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। अब आप जब कैलकुलेशन चेक कर रहे होंगे तो आपने इसमें ये देखना है कि एम्प्लॉयर ने अपना कंट्रीब्यूशन उसमें इंक्लूड किया था या नहीं किया था। अगर आप पैसी की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहां पैसी में उसने स्लैब्स दिए हुए हैं, तो स्लैब्स के मुताबिक कैलकुलेशन होनी है। आप देखिए उसका एक्सपेंस हिट होता है। अगर मुझे लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट का नहीं पता, मेरा एक्सपेंस हिट होता है। एक्सपेंस अंडर स्टेट हो सकता है, एक्सपेंस ओवर स्टेट हो सकता है, उससे रिगार्डिंग मेरी लायबिलिटीज भी अंडर स्टेट या ओवर स्टेट हो सकती हैं। अगर सेल टैक्स की रिक्वायरमेंट का नहीं पता तो मुझे सेल टैक्स की कैलकुलेशंस नहीं समझ आएंगी, इनपुट किस तरह से कैलकुलेट किया हुआ है, इनपुट की जो एडजस्टमेंट अपनी बुक्स में रिसीवेबल के तौर पर दिखाई है वो दिखा सकते भी या नहीं दिखा सकते। अगर आप किसी इनकम टैक्स की कंपनी किसी ट्रेडर का ऑडिट कर रहे हैं और इनकम टैक्स में आपको पता है कि उसका एडवांस टैक्स सारे के सारे मिनिमम टैक्स है और उसको फिर भी अपनी वो रिफंडेबल टैक्स बुक करके बैठा हुआ है, वो तो नहीं हो सकता रिफंडेबल टैक्स। बात समझ रहे हैं ना आप? तो अब ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, ये लिंक होती हैं। जब तक आपको लॉ एंड रेगुलेशन इंडस्ट्री की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट का नहीं पता, आप उसको तक ऑडिट नहीं कर सकते। अब आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें, वहां पे कहते हैं मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट 10 बिलियन है। अगर 10 बिलियन नहीं होगा तो स्केड्यूल बैंक नहीं रहेगा। तो आप 10 बिलियन की रिक्वायरमेंट आपको पता होगी तो आप बताएंगे भाई ये ठीक है या नहीं है। फिर कैपिटल एडुकेसी रेशो है, जिसे कार कहा जाता है, वो 15% आपने मेंटेन करनी होती है। तो अगर 15% मेंटेन नहीं होती फिर प्रॉब्लम है। तो 15% के लिए एक सर्कुलर दिया गया है कि आपने इस तरह से देखना कि ये मौजूद है या नहीं है। फिर इस तरह से फर्दर जो प्रूडेंट रेगुलेशंस होती है उसमें उसने प्रीवीनिंग के क्राइटेरियाज बताए गए हैं। टाइम बेस्ड क्राइटेरिया कि अगर इतने दिन से वो पास्ट ओवर ड्यू हो जाए तो फिर आपने किस तरह से कैलकुलेट करनी है, अगर इतने दिन से पास्ट ओवर ड्यू हो जाए तो फिर आपने कितनी प्रीमियम कैलकुलेट करनी है, अगर प्रीमियम क्रिएट होने के बाद उसके अंदर कोई रिकवरी आती है तो फिर किस तरह से डील करना है। तो ये प्रूडेंट रेगुलेशंस बताई गई हैं। अगर आपने लोन देना है, एडवांस देना है, तो आपने किस तरह से CIB रिपोर्ट्स को देखना है, किस तरह से आपने BBFS को जाके चेक करना है, किस तरह से आपने उसकी क्रेडिट वर्दिनेस को चेक करना है। आपने ये सारी बातें उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए, सारी चीजें आपने देखनी है वहां पे। अगर कोवेनेंट ब्रीच हो जाएंगे तो किस तरह से डील करना है। अल्टीमेटली जब तक लॉ एंड रेगुलेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप ऑडिट नहीं कर सकते उस कंपनी का। उस स्पेसिफिक सेक्टर की इंफॉर्मेशन नहीं होगी आप ऑडिट नहीं कर सकते उसका। आपको सबसे पहले लॉ एंड रेगुलेशन को अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है, आपको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत होती है कि इस कंपनी पे कौन कौन सी रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं, कौन कौन से लॉज अप्लाई होते हैं और वो किस तरह से हमें ऑडिट के अंदर जाके हिट करते हैं। तो इस पे ISA 250 हमें डिस्कस करता है, ISA 250 हमें इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग देता है। बात समझ आ गई है आपको? लॉ रेगुलेशन के बाद आपको बिजनेस के ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं बेसिकली ना ये थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि जो हम ये बुकिश नॉलेज से हट के थोड़ा सा, यानी कि हम जब ऑडिट करते हैं तो हम किन चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हैं। तो बिजनेस के ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग। ऑपरेशंस में बेटा 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले आता है इनपुट, फिर आती है प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद क्या बनता है जी आपका आउटपुट।
तो जब तक आप किसी बिजनेस का ऑडिट करने नहीं, ऑडिट उस वक्त तक आप नहीं कर सकते जब तक आपको इनपुट नहीं पते, आपको प्रोसेसिंग का नहीं पता, आपको आउटपुट का नहीं पता। अब आपके ज़हन में आकर ये क्यों ज़रूरी है? अगर क्लाइंट ने अपने कोई रिसीवेबल बुक किए हुए हैं तो रिसीवेबल किसके साथ लिंक्ड है? आउटपुट के साथ। अगर कोई क्रेडिटर बुक किए हुए हैं वो किसके साथ लिंक है? इनपुट के साथ। अगर कोई वर्क इन प्रोसेस या फिनिश गुड आपने रिकॉर्ड किया वो किससे लिंक्ड है? प्रोसेसिंग के साथ। तो अगर मुझे इनपुट ही नहीं पता कि क्लाइंट का मटेरियल कहाँ से आता है, ओवरहेड कौन कौन से लगते हैं, किस तरीके से कन्वर्ट होता है, किस तरीके से आउटपुट बनता है, किस तरीके से मार्केट होता है, किस तरीके से सेल होता है, तो मुझे तो बिजनेस की ऑपरेशन की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। अगर क्लाइंट ने, अब आपको पता है कि इंडस्ट्री में एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जो शुगर सेक्टर है, शुगर सेक्टर में सितंबर पे स्टॉक जीरो होता है, और जब उनका इंटरम होता है क्लोज, जो 6 मंथ का ऑडिट होता है, उसमें स्टॉक्स कम से कम 100% 200% ज्यादा होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक शुगर सेक्टर है तो उसका जो ईयर एंड होता है 1 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हुआ तो वो खत्म होता है 30 सितंबर 2022 के ऊपर। अब जो आपकी 1 अक्टूबर 30 सितंबर की डेट है, इसके ऊपर आपका जीरो स्टॉक होगा। उसकी रीजन है इंडस्ट्री की नेचर ऐसी है। इंडस्ट्री के अंदर क्रशिंग का सीजन जो होता है कब स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है तकरीबन नवंबर में स्टार्ट होता है और मार्च में जाके खत्म होता है। ये शुगर सेक्टर का सीजन है, और जो मार्च है यही इसका क्या होता है? 6 मंथ का इंटरम होता है। अब देखें जब सीजन स्टार्ट हुआ कब हुआ? ईयर एंड क्लोज होने के बाद। और सीजन क्लोज कब हो गया? 6 मंथ कंप्लीट होने पे। तो जब आपका 6 मंथ कंप्लीट हुआ तो मार्च के महीने में आपका स्टॉक फुल ज्यादा था, और जब आप सितंबर पे गए, ईयर एंड पे गए, तो स्टॉक जीरो हो गया। बात समझ आती है? अब क्यों? ये इंडस्ट्री की नेचर ही ऐसी है। इसके क्रशिंग सीजन ही नवंबर से मार्च तक चलता है। अब मुझे अगर बिजनेस के ऑपरेशंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मैं इस चीज को लिंक नहीं कर सकता। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या होती है? जो शुगर सेक्टर है उसमें मार्च के महीने में कैश फाइनेंस जो होता है वो बहुत बड़ी अमाउंट का होता है, क्योंकि जितनी उसने शुगर प्रोड्यूस की होती है वो प्लेज करवाता है एज कोलेटरल टू द बैंक, और वहां से कैश फाइनेंसिंग ले लेता है। कैश फाइनेंस हमेशा किसके अगेंस्ट होता है? इन्वेंट्री के अगेंस्ट होता है। तो यहां पे जब आप मार्च में जाते हैं तो कैश फाइनेंस की अमाउंट बहुत बड़ी होती है, जब आप ईयर एंड पे जाते हैं तो कैश फाइनेंस भी कम हो जाता है। उधर से इन्वेंट्री खत्म हुई, उधर से कैश फाइनेंस खत्म हो गया। क्योंकि देखें शुगर का जो बिजनेस होता है ना वो क्या होता है? वो 4 मंथ अपनी प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन के बाद उन्होंने अपनी इन्वेंट्री को बना के रख लेना होता है। अब इन्वेंट्री कैश में तो नहीं कन्वर्ट हुई। आज के दिन पे तो मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी है, मैंने पोस्ट क्लोजिंग सीजन के मैंने अपनी फैक्ट्रियों को भी ठीक करना है, मैंने दोबारा जो गन्ने की मशीनें उनको भी सेट करना है, मैंने अपनी जो मशीनों की सफाइयां भी करनी है, मैंने बिजनेस की ओवरऑलिंग भी करनी है, मैंने रिवैम्पिंग भी करनी है, मैंने बैलेंसिंग, मॉडर्नाइजेशन, रिप्लेसमेंट का काम भी करना है, मैंने चेंजेस भी करनी है। तो मेरे पास तो कैश फ्लो ही नहीं है। मैंने तो जो सीजन के दौरान अपना कैश फ्लो तो वो तो यूटिलाइज कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास जो स्टॉक पड़ा है इसको रखाऊंगा प्लेज, और वहां से बैंक से क्या ले लूंगा? कैश फाइनेंस, लोन ले लूंगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करा लूंगा, और उस फाइनेंसिंग को यूज करूंगा और वहां से अपने बिजनेस के ऑपरेशन को चलाऊंगा। फर्दर जो पोस्ट ऑपरेशन या पोस्ट सीजन जो मेरे एक्टिविटीज है उसको करूंगा। फिर जैसे जैसे मेरी शुगर बिकती जाएगी वैसे वैसे मैं उस कैश फाइनेंस को भी उतारता चला जाऊंगा, और जब मेरा ईयर एंड गुजरेगा तो उधर से इन्वेंट्री खत्म होगी और उधर से कैश फाइनेंस खत्म हो जाएगा। आप देखिए ये बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है, ये बिजनेस की ऑपरेशन से लिंक्ड है। आप इसी के साथ एक और बात लिंक करें, अगर शॉर्टेज ऑफ इनपुट हो जाए, फॉर एग्जांपल मेरा इनपुट आता है इंडिया से, अब इंडिया के साथ हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो वहां पे अगर मुल्क से हमें प्रॉपर्ली मटेरियल टाइमली नहीं मिलता तो हमारी प्रोडक्शन का प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है। अगर प्रोडक्शन का प्रोसेस डिस्टर्ब होगा तो प्रोडक्शन की एक्टिविटी नहीं चलेगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो आपकी सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो आपके कैश फ्लो जनरेट नहीं होंगे, कैश फ्लो जनरेट नहीं होगी तो अल्टीमेटली आपकी लायबिलिटीज पे ऑफ नहीं होंगी, लायबिलिटी पे ऑफ नहीं होंगी तो आपके जो क्रेडिटर्स हैं, जो आपका लेंडर है, जो बैंकर है, वो आपके ऊपर क्या करेगा? आपके ऊपर केस कर देगा वाइंडिंग अप के लिए। जब वाइंडिंग अप की बात चलेगी तो गोइंग कंसर्न की assumption हिट हो जाएगी। अगर मुझे प्रोसेसिंग का नहीं पता, मुझे नहीं पता कि प्लांट में इंपेयरमेंट है या नहीं है, किस तरह से? फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो बिजनेस की ऑपरेशन है इसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 1000 टन पर डे की प्रोडक्शन है। आपको ये पता है कि क्लाइंट 100 टन पर डे की प्रोडक्शन कर रहा है, 900 टन की प्रोडक्शन पर डे नहीं हो रही, तो मींस आपका प्रोडक्शन प्लांट अंडर यूटिलाइज्ड है। अगर प्लांट अंडर यूटिलाइज्ड है तो अपनी प्रोडक्शन की ऑप्टिमल कैपेसिटी पे काम नहीं करता, तो किस चीज की इंडिकेशन है? इंपेयरमेंट की इंडिकेशन है। आपने कहां से आइडेंटिफिकेशन की? आपने प्रोसेसिंग अंडरस्टैंडिंग ली, आपने उससे जाके बिजनेस के ऑपरेशंस देखे, बिजनेस के प्लांट की कंडीशन देखी, उसके बाद जाके आपको पता चला कि ये मामला है या नहीं है।
फिर आपको टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स यहां पे लिंक हो गए। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर किस तरह से लिंक हो गए? जब आपने देखा कि जो कंपनी का प्रोसेसिंग प्लांट है वो आउटडेटेड है या अपडेटेड टू द न्यू टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल आप नोकिया की एग्जाम्पल ले लें। नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया एंड्रॉइड सिस्टम के ऊपर। नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया अपने, जो कहते हैं ना, वो शुरू में तो टच पैड पे थी ना, सॉरी की पैड पे थे, की पैड से टच स्क्रीन पे नहीं है। लेट किया, जब लेट किया तो मार्केट में जो नया एंट्रेंट था उसने आके पूरी मार्केट खा ली। तो आपकी तो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी उस वक्त। आप इस तरह एग्जाम्पल है सीमेंट सेक्टर की। सीमेंट सेक्टर में दो तरह की टेक्नोलॉजीज होती हैं। एक आज से पुरानी बात करूं, एक वेट सीमेंट टेक्नोलॉजी होती है और एक ड्राई सीमेंट टेक्नोलॉजी होती है। जो वेट सीमेंट टेक्नोलॉजी होती है उसमें क्या होता है कि जो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस होता है इसमें हीट का एलिमेंट ज्यादा होता है। जारी बात है, थोड़ा सा मैं अगर आपको बैकग्राउंड इसका दूं तो जो आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं ये होता है लाइमस्टोन, क्ले, सिलिका सैंड और इस तरह से ना कुछ और 2-3 इस तरह के मटेरियल्स होते हैं जो पहाड़ों से निकलते हैं। सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इनको क्रश करके किलन के अंदर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर दिया जाता है। वहां से जो प्रोडक्ट निकलती है डेट इज कॉल्ड द क्लिंकर। क्लिंकर को फिर क्रश किया जाता है और उसमें जिप्सम ऐड की जाती है तो वहां से बनता है सीमेंट। दिस इज द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब देखें, इनपुट बताए, प्रोसेसिंग बताया, मैंने आपको आउटपुट बता दी। तो मैंने तीनों चीजें बताई। अब देखें, इनपुट का कोई चेंज नहीं है, इनपुट वही रॉ मटेरियल्स हैं। प्रोसेसिंग का चेंज है। वेट सीमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर मॉइस्चर लेवल ज्यादा होता है। अगर मॉइस्चर लेवल ज्यादा है तो उसको खुश करने के लिए ज्यादा हीट चाहिए। हीट कहां से जनरेट होती है? कोल से। जितना ज्यादा कोल कंज्यूम होगा इतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी इतनी आपकी प्रोडक्ट नॉन कंपैटिबल हो जाएगी मार्केट के हिसाब से। और अगर आप ड्राई सीमेंट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो वहां पे हीट का कंपोनेंट कम यूज होगा। अगर हीट का कंपोनेंट कम यूज होगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो आपकी प्राइसेस मार्केट में कम होंगी, आपकी प्रोडक्ट ज्यादा कंपैटिबल होगी मार्केट में। आप बताएं, एक कंपनी ड्राई सीमेंट पे ज्यादा अच्छा सर्वाइव कर सकती है या वेट सीमेंट पे सर्वाइव अच्छा कर सकती है? ड्राई सीमेंट पे कर सकती है। अब अगर आपको पता है कि एक सीमेंट से प्लांट लगा हुआ है जिसकी टेक्नोलॉजी वेट सीमेंट टेक्नोलॉजी, अब आपको पता है कि ये मार्केट में तो कंपैटिबल ही नहीं है। जितनी इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे कम मार्केट में सेलिंग प्राइसेस हैं, तो क्या ये प्लांट जो है वो रीजनेबल है? तो जब तक आपको प्रोसेसिंग के बारे में पता नहीं होगा तो आप इसके रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फिर आपके जो आउटपुट हैं, फॉर एग्जाम्पल के आप एग्जाम्पल लें, वो बच्चों के पिस्तौलें आती थी पटाखों वाली, अब आती हैं? नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल के वो फिजिकल लूडो आती थी, अब नजर आती हैं आपको? नहीं नजर आती। आपको बच्चों के टॉयज नजर आते थे पहले, अब नजर आते हैं? नहीं आते। क्यों? सोशल ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं जिसकी वजह से आउटपुट वो उस तरह के ऑब्सोलीट हो गए। अब मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो गए। अब लोगों की जो प्रेफरेंसेज हैं वो एंड्रॉइड मोबाइल पे चली गई हैं, एप्लीकेशंस आ गई हैं। एप्लीकेशन पे लूडो खेलते हैं, एप्लीकेशन पे कैरम बोर्ड खेलते हैं, एप्लीकेशन पे स्नूकर खेलते हैं, एप्लीकेशन पे क्रिकेट खेलते हैं। तो अब क्या होता है, अब एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर सब कुछ चला गया। तो जो आपकी ये प्रोडक्ट इस तरह की थी जो मार्केट कंपैटिबल ही नहीं रही, तो उससे क्या हो गया? इन्वेंट्री अगर पड़ी आपकी तो क्या है? वो ऑब्सोलीट है। अगर ऑब्सोलीट है तो उसमें क्या रिस्क है? इंपेयरमेंट या एनआरवी का रिस्क है। तो आपने कहां से आइडेंटिफिकेशन की? आपने जब तक बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे आपको इसके बारे में नहीं पता चलेगा। तो बिजनेस के ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं आप। बिजनेस के ऑपरेशन की अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद हम करते हैं जनाब मटेरियलिटी की डिटर्मिनेशन। मटेरियलिटी की डिटर्मिनेशन क्या है कि आपको बेसिकली अपने ये देखना पड़ता है कि जो आइटम्स हैं आपने किस प्लानिंग लेवल पे जो मटेरियलिटी डिटर्मिन करते हैं, आपने किस अमाउंट को मटेरियल समझना है, किस नेचर की बेस पे आपने उसको मटेरियल समझना है, आपने किस आइटम पे काम करना है, किस पे नहीं करना। आपकी प्लानिंग के अंदर प्लानिंग लेवल के ऊपर मटेरियलिटी को डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ तक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप क्लाइंट के बारे में ले लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप लॉ एंड रेगुलेशन समझ लिया, आपने बिजनेस के ऑपरेशन को भी अंडरस्टैंड कर लिया, मटेरियलिटी की भी डिटर्मिनेशन कर ली। अच्छा, फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट है बिजनेस के ऑपरेशन में एक दो चीज़ें और बता दूँ। मेजर सप्लायर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग हम लेते हैं। मेजर सप्लायर कौन से हैं, मेजर कस्टमर कौन कौन से हैं, फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा लगा हुआ है, आपके सेगमेंट्स बिजनेस के कौन कौन से हैं। तो बिजनेस के ऑपरेशंस में वो चीज़ें भी सारी आपकी लिंक हो जाती हैं। जाहिर बात है वो अल्टीमेटली आपको ऑडिट के अंदर हेल्प आउट कर रहे होते हैं। मटेरियलिटी के बाद आप करते हैं प्लानिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स। प्लानिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं जनाब कि आपने कुछ रेशो एनालिसिस करनी होती हैं, कुछ आपने ट्रेंड एनालिसिस करने होते हैं, कुछ आपने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करने होते हैं, कुछ आपने वर्टिकल एनालिसिस करने होते हैं, कुछ आपने डाटा एनालिसिस करना होता है। उसकी बेस के ऊपर आप क्लाइंट और बिजनेस के रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर डेटर डेज बढ़ गए तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर क्रेडिटर डेज बढ़ गए तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर इन्वेंट्री के डेज बढ़ गए तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर इंटरेस्ट कवरिंग रेशियो कम हो गई है तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर करंट रेशियो डिस्टर्ब हो गया तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर डेट इक्विटी रेशियो में मेजर चेंज आ गया तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो अल्टीमेटली हर चीज, हर एक पॉइंट आपके किसी ना किसी ऑडिट के रिस्क को जाके हिट करता होगा। ये जो पॉइंट्स बेटा बता रहा हूँ ये टोटली प्रैक्टिकल ऑडिटिंग की बेस के ऊपर है। ये इस तरह से ही डॉक्यूमेंटेशन बनती है, इस तरीके से ही काम होते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं उसको अपनी सीक्वेंस के साथ लिखे जा रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि हम प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग में सारे काम करते जाएंगे, वन बाय वन एक्टिविटीज परफॉर्म करते जाएंगे, वन बाय वन हम इनको लेके चलते जाएंगे। बात समझ आती है जहाँ तक, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है जी। तो हम प्लानिंग एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर्म करते हैं, वहां से हम अपनी रिस्क असेसमेंट को करते हैं। तो ये प्लानिंग एनालिटिकल प्रोसीजर है, ये आपके रिस्क असेसमेंट के साथ जाके जो आपने आज 315 में करनी है उसके साथ लिंक होते हैं। ये बिजनेस ऑपरेशन भी आपके रिस्क असेसमेंट के साथ लिंक होते हैं आज 315 के साथ। ये लाइन रेगुलेशन की भी जो आपके लिंक होते हैं ये भी आपके रिस्क असेसमेंट के साथ ही जाके 315 के साथ ही जाके लिंक होते हैं। प्लानिंग एनालिटिकल करने के बाद आप जनाब एक वाला लेते हैं अंडरस्टैंडिंग, अकाउंटिंग पॉलिसीज की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। आप क्लाइंट की अकाउंटिंग पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी को अंडरस्टैंड करने से मुराद क्या है भाई, रिवैल्यूएशन मॉडल है या कॉस्ट मॉडल है। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो लास्ट रिवैल्यूएशन कब हुई थी, अब इस सारी रिवैल्यूएशन कब ड्यू होगी। जब रिवैल्यूएशन की बात करते हैं तो अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ फिर आपको किसकी जरूरत पड़ती है, एक्सपर्ट्स की। बात समझ आ रही है ना, लिंक समझ आ रहा है चीजों का। अकाउंटिंग पॉलिसीज को आपने करना है अंडरस्टैंड, वहां से आपने IFRS की रिक्वायरमेंट को रखना है सामने, और उनको मैप करते वक्त ऑडिट के सारे इंपैक्ट्स को आपने क्या करना है, डिटरमिन करना है। तो आप क्या करेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसी देखेंगे, पीपी की अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, सेल की अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, फिर आपके जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, फिर आपके जो ट्रेड पेबल्स होते हैं उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या हैं, फिर आपकी जो डिविडेंड होती हैं उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या हैं, फिर आपके जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज होते हैं उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या हैं। तो अल्टीमेटली आप हर तरह की जो अकाउंटिंग मेजर अकाउंटिंग पॉलिसीज होते हैं हर चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। और अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर दो काम किए जाते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज की रीजनेबलनेस को टेस्ट किया जाता है और दूसरा इसका कंपैरेटिव चेक किया जाता है। कंपैरेटिव चेक से मुराद क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी कि जो एक साल आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाई हैं वही अगले साल लगनी चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाए जिसकी वजह से पुरानी अकाउंटिंग पॉलिसी रेलेवेंट नहीं रही, या आप कहते हैं कि जो नई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया आपने वो बेटर प्रेजेंटेशन, फेयर प्रेजेंटेशन को अचीव कर रही है, इसलिए आपने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया। अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ लिंक करते वक्त आप कई अकाउंटिंग इश्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप अपने प्रोसीजर की नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंड को डिसाइड कर सकते हैं। कहां से, सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसीज को ही स्टडी करके आप इन चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं। तो अब इसके बारे में भी हम सवालात करेंगे। मैं सिर्फ अब जहां पे बातें लिख रहा हूं इनको करना किस तरीके से है उसके लिए अब हम आगे जाकर डिस्कशन करेंगे। ये बात समझ आ गई आपको, अकाउंटिंग पॉलिसीज, यहां तक कोई इशू, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अकाउंटिंग पॉलिसीज के बाद आप आगे चलते हैं तो आगे जाके आप डिस्कशन करते हैं एंटिटी के जो IT सिस्टम्स की, क्योंकि IT सिस्टम को समझना क्यों जरूरी है। देखिए आप ऑडिट की प्लानिंग कर रहे हैं, कल मैंने आपको बात की थी, अभी बल्कि बात की है कि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, ओपिनियन देना। ओपिनियन किस चीज पे देनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ओपिनियन किस पे देनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देनी है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे देनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बैक एंड पे क्या होता है, टीबी। टीबी के बैक एंड पे क्या होता है, जीएल। जीएल के बैक एंड पे क्या होता है, जेवी। जेवी के बैक एंड पे क्या होता है, सिस्टम। सिस्टम के बैक एंड पे क्या होते हैं, मॉड्यूल्स। आप देखें, अब आपके हाथ में क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आए हैं, वो कहां से निकले हैं, इस सिस्टम से निकले हैं। इस सिस्टम के बैक एंड पे क्या है, मॉड्यूल्स हैं। जब तक मुझे सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपको सिस्टम की फंक्शनैलिटी का नहीं पता, आपको सिस्टम के कंट्रोल्स का नहीं पता, आपको सिस्टम के एप्लीकेशंस का नहीं पता, तो क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे लिए रिलायबल है। देखें यहां पे हमने क्या बात की थी, एविडेंस लेना है। एविडेंस क्या होना चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशिएंसी से मुराद क्या है, क्वांटिटी। एप्रोप्रिएटनेस से मुराद क्या है, क्वालिटी। तो क्वालिटी कहां से आती है, रिलायबिलिटी और रेलेवेंस से। तो जब मैंने रिलायबिलिटी की बात की तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी कहां पे है, सिस्टम में। तो सिस्टम अगर रिलायबल है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, रिलायबल है। तो सिस्टम को भी इवैल्यूएट करने की जरूरत है। तो मुझे क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है, IT सिस्टम कौन सा लगा हुआ है, IT सिस्टम के अंदर कंट्रोल किस तरह से डिजाइन है। इसमें दो काम होते हैं। पहला काम होता है आपका GITC, जनरल IT कंट्रोल।
दूसरा काम होता है ITAC, IT एप्लीकेशन कंट्रोल। अब ये किस तरह से परफॉर्म होते हैं, ये क्यों परफॉर्म होते हैं, ये कैसे परफॉर्म होते हैं, इसके ऊपर हमारी पूरी एक लेक्चर है जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां से आपकी ऑडिट की अप्रोच तैयार होगी। अगर सिस्टम रिलायबल है, अगर सिस्टम की इंफॉर्मेशन रिलायबल है, तो सिस्टम की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेटेड है वो भी रिलायबल है। तो उसकी रिलायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए मुझे अपने प्रोसीजर लगाने पड़ते हैं, मुझे सिस्टम के कंट्रोल को टेस्ट करना पड़ता है। अब यहां पे दो काम करेगा, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी बात होगी, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो ईच एंड एवरी कैप्शंस आ रही हैं उसके बारे में भी मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जाहिर बात है मैंने अपने जो प्रोसीजर लगाने हैं, जब मैंने अपने ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करना है तो मुझे फिर कंट्रोल टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, मुझे सब्सटेंटिव टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। तो अगर कंट्रोल टेस्टिंग करनी है और मैं उसमें सिस्टम की टेस्टिंग करता हूं, अगर सिस्टम के कंट्रोल इफेक्टिव हैं तो क्या मुझे सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा करने चाहिए या कम करने चाहिए? कम करने चाहिए। तो जो मेरा सिस्टम है ये मेरे कई कैप्शंस को भी जाके हिट करेगा। जारी बात है अगर आज आप दराज पे जाके दराज से कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो सिस्टम के थ्रू ही आपकी प्रोसेसिंग होती है। आप दराज के ऑडिटर के तौर पर पॉइंट हो जाते हैं तो आप किसका ऑडिट करेंगे? सिस्टम का ऑडिट करेंगे। और अगर सिस्टम रिलायबल है तो आपकी ट्रांजैक्शन का सैंपल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हो सकेगा आप करें ही नहीं अगर सारी की सारी ऑटोमेशन ट्रांजैक्शन हुई तो बात में जाती है। तो अल्टीमेटली जो सिस्टम होता है ये आपकी ऑडिट अप्रोच को बनाता है, ये आपकी रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस को डिटरमिन करता है, ये आपकी बाकी जो एरियाज होते हैं उनके ऊपर जाके इंपैक्ट करता है। अगर आप IT सिस्टम को समझते हैं तो फिर आपको समझ आएगी कि जनाब हमारा किस तरीके से ऑडिट चलता है। इसी के साथ एक पॉइंट लिंक्ड है, अगर कोई साइबर अटैक हो जाए, अगर कोई इंट्रूडर्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम बन जाए तो सिस्टम के ऊपर क्या इंपैक्ट्स आते हैं, सिस्टम की फंक्शनैलिटी पे क्या इंपैक्ट्स आते हैं, सिस्टम के अंदर क्या इश्यूज आते हैं, तो वो सारे हम GITCs में टेस्ट करते हैं। बैकअप टू डाटा बैकअप प्लान्स, डाटा रिकवरी प्लान, सिस्टम की इंप्लीमेंटेशंस, ठीक हो गई जी बात, सुपर यूजर्स, तो सारी बातें हमारी GITCs में डिस्कस होती हैं। GITCs के बाद हम ITACs करते हैं जिसको IT एप्लीकेशन कंट्रोल कहते हैं। इनके ऊपर पूरा एक लेक्चर मौजूद है इसलिए मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो हम सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं प्लानिंग लेवल के ऊपर, to determine the nature, timing and extent of the further audit procedure and to determine the extent of the reliance over the audit evidence obtained from the systems and to determine the further substantive procedure extent, ज़्यादा करने हैं, कम करने हैं, कितने करने हैं, कैसे करने हैं, ये सारी बातें कहाँ से आपकी लिंक होंगी? IT सिस्टम से कंट्रोल होंगी। IT सिस्टम के साथ सारे पॉइंट्स आपके लिंक्ड हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? क्लियर है? ये सारे काम हो जाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? ये सारे कामों को करने के लिए आपको करनी पड़ती है इंक्वायरी। ये पीछे जितने काम किए ना, इन सारे कामों को क्या करना पड़ता है? करने के लिए इंक्वायरीज करनी पड़ती हैं। इंक्वायरीज किस किस की होती हैं? इंक्वायरी कंपनी के CFO की होती है, इंक्वायरी कंपनी के इंटरनल ऑडिट की होती है, इंक्वायरी दोज चार्ज विद गवर्नेंस की होती है, इंक्वायरी होती है आपके जो HR के हेड की, इंक्वायरी होती है आपके लीगल के हेड की, इंक्वायरी होती है आपके प्रोडक्शन के हेड की। अब ये इंक्वायरी क्या कर रहे हैं आप? अब देखें, अगर आप प्रोडक्शन के हेड के पास जाएंगे तो आप बिजनेस के ऑपरेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेंगे, अगर आप कंपनी के लीगल हेड के पास जाएंगे तो आप लॉ एंड रेगुलेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेंगे, कंपनी के केसेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेंगे, कंपनी के ऊपर जो प्रोविजन कंटीजेंसीज उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेंगे, अगर आप कंपनी के CFO के पास जाएंगे तो आप कंपनी के अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेंगे, अगर आप कंपनी के HR हेड के पास जाएंगे तो आप उसके HR की पॉलिसीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेंगे, आप वहां पे जो उनके कोड ऑफ कंडक्ट है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेंगे, आप उसके पेरोल के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेंगे, आप वहां पे उनके बिजनेस के टारगेट के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेंगे। अगर मैं तैयब को एक टारगेट देता हूं और टारगेट अनरियलिस्टिक होता है तो तैयब क्या करेगा? गपला करेगा। तैयब अपने टारगेट को मीट करने के लिए अनएथिकल एक्टिविटी करेगा तो क्या होगा? फ्रॉड होगा। तो अल्टीमेटली जब HR की इंक्वायरी करूंगा तो मैं किसको साथ लिंक करूंगा? फ्रॉड इसके साथ लिंक करूंगा, मैं फ्रॉड के फैक्टर्स को वहां पे लिंक करूंगा। जब मैं HR के हेड के साथ इंक्वायरी करूंगा, सॉरी लीगल इंटरनल ऑडिट के हेड के साथ इंक्वायरी करूंगा तो वहां भी मेरे जहन में ये बातें होंगी। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? बिजनेस की रिस्क असेसमेंट कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? बिजनेस की रिस्क असेसमेंट कर रहा हूं। मैं इन लोगों से सवालात करके अपने जवाबों को जमा कर रहा हूं। इन किन जवाबों को? ये सारे जवाबों को। अब मुझे अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में बेहतर कौन बता सकता है? कंपनी का CFO। मुझे जो आपकी बिजनेस के ऑपरेशंस के बारे में बेहतर कौन बता सकता है? प्रोडक्शन का हेड बेहतर बता सकता है। मुझे लॉ एंड रेगुलेशन के बारे में बेहतर कौन बता सकता है? लीगल का हेड बता सकता है। जो IT सिस्टम के बारे में बेहतर कौन बता सकता है? IT का हेड। तो IT का हेड भी डालें इसमें। तो आप क्या करते हैं? आप इन सारे लोगों की इंक्वायरीज करते हैं। और बड़ी मजे की बात बताऊं आपको, आपके सवालात इन इंक्वायरीज में दो तरीकों से डिजाइन होते हैं।
एक सेम सवाल 2 या 3 तरीकों से पूछा जाता है। यानी शुरू में आऊँगा तो मैं पूछूंगा कि आपकी रिलेटेड पार्टी कौन सी है, फिर 5-6 सवाल गुजरे जाएंगे तो फिर मैं दोबारा सवाल करूंगा कि भाई आपके किसी कंपनी के डायरेक्टर को सेल तो नहीं हुई, कंपनी के शेयर होल्डर को सेल तो नहीं हुई, कंपनी के एम्प्लॉय को सेल तो नहीं हुई। अब पहले मैंने क्या पूछा है, उसे रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन, बाद में मैंने क्या किया है, वो रिलेटेड पार्टी के बारे में इंडिविजुअल सवालात। तो क्या होगा, अगर शुरू में इंक्वायरी की है और बाद में सेम सवाल किया है, अगर कोई बंदा झूठ बोलता है तो वो वहां पे आप अपने एक सवाल को 2 तरीकों से करके इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। फिर जो सवाल आप CFO से करेंगे वही सवाल उसमें जाके इंटरनल ऑडिट से भी करेंगे, वही सवाल आप 2 स्टार बिजनेस भी करेंगे, उनमें कुछ सवाल आप HR कैट से भी करेंगे, उसमें कुछ सवाल आप प्रोडक्शन कैट से भी करेंगे। तो आप अपनी इंक्वायरीज को इस तरीके से डिजाइन करते हैं, इस तरीके से उसमें अनप्रडिक्टेबिलिटी का टेस्ट लगाते हैं कि कोई बंदा भी उसमें अगर कोई गलत बात कर रहा है तो आप उसको फौरी तौर पे कोलैबोरेट करके पकड़ सकें। जब आप पकड़ लेंगे तो आपको ज़हन में समझ आ जाएगी क्लाइंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये प्रैक्टिकली इस तरह से काम हो रहा होता है। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? कोई इशू यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी? फर्म लिखती है, फर्म अपने लेटर पे बनाती है, साइन दोनों करते हैं, टर्म ऑफ द एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट स्टार्ट करने से पहले। यहां तक बात समझ आ रही है आपको? कोई इशू तो नहीं यहां तक, कोई प्रॉब्लम? ले जी आगे चलते हैं। इंक्वायरीज होगी जी, इंक्वायरीज के बाद आप करते हैं जनाब एनवायरमेंटल एनालिसिस। देखें जिस बिजनेस के आप काम कर रहे हैं उसके एनवायरमेंट को तो समझने की जरूरत है ना। एनवायरमेंट में 2 आते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या आएगा आपका पेस्ट एनालिसिस, और इंटरनल में क्या आएगा स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट इंटरनल ही होता है ना, अब मुझे BM पढ़े टाइम हो गया, स्वॉट इंटरनल ही होता था। एनीहो आप ये काम करते हैं। आप देखें आप जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं उसके एनवायरमेंट से भी कुछ रिस्क जनरेट होते हैं, उसके एनवायरमेंट से भी कोई बातें जनरेट होती हैं, उसको भी आपको देखने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल फैक्टर्स, और फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान की एग्जाम्पल लें। यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी उनको पहले कहा गया कि आप सेल टैक्स आप पे नहीं लगेगा, उनको फिक्स यूनिट के हिसाब से सेल टैक्स लगा दिया, 20 रुपये 30 रुपये पर सेट के हिसाब से। बड़े खुश होकर इन्वेस्टर आ गए, इन्वेस्टर ने आके यहाँ पैसा भी लगा लिया। जाहिर बात उनका मार्जिन ही सेल टैक्स का था, उन्होंने मार्जिन अपना वहां पे कवर अप कर लिया। 2 साल गुजरते हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है, रजीम चेंज आता है। रजीम चेंज के बाद क्या होता है, आके गवर्नमेंट कहती है जनाब आप सेल टैक्स आपका 17% के हिसाब से लगेगा। जब सेल टैक्स आपने 17% के हिसाब से कर दिया तो जो दरमियान में मैन्युफैक्चरर है उसका तो मार्जिन आपने खा लिया, क्या वो यहाँ पे काम करेगा? वो क्या करेगा, वो प्रोडक्शन फैसिलिटी को करेगा बंद और यहां से चला जाएगा। आ जाएंगे पॉलिटिकल एक फैक्टर था, इसने जाके एक एंटिटी की गोइंग कंसर्न को हिट किया। बात समझ आती है? दूसरे नंबर पे क्या है, इकोनॉमिकल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल आप एक बैंक है और बैंक एक आप हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक है। माइक्रो फाइनेंस में आपने छोटी छोटी फाइनेंसिंग की हुई है। फॉर एग्जांपल कि आपने जो है ना छोटे बिजनेसमैन को फाइनेंसिंग की हुई है। अब आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें कुछ टीचर्स हैं, कुछ आपके पोर्टफोलियो में छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे लोग हैं। अल्टीमेटली होता क्या है, रिसेशन आता इकोनॉमिक, लोगों की इनकम लेवल खत्म हो जाते हैं, तो जो आपने फाइनेंसिंग दिया क्या आपको रिकवर होगी? अगर रिकवर नहीं होगी तो जो आपने ऑलरेडी अपनी बुक्स में पूरी वैल्यू पे लोन्स रिकॉर्ड किए हुए हैं, एडवांस रिकॉर्ड किए हुए हैं, उसको क्या करना पड़ेगा आपको? प्रोविजन बुक करनी पड़ेगी उसके अगेंस्ट। तो कहां से लिंक हुई आपकी? इकोनॉमिकल फैक्टर से लिंक हुई। आप दूसरी एग्जांपल लें, मार्कअप रेट कंपनी के बढ़ गए हैं फाइनेंसिंग के ऊपर। अगर मार्कअप रेट बढ़े हैं तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो हो सकता है कंपनियां क्या कर जाएं, अपनी इंस्टॉलमेंट भी ना पे कर पड़े। अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाएंगी तो क्या होगा? लिक्विडिटी का रिस्क होगा। लिक्विडिटी का रिस्क होगा तो क्या होगा? गोइंग कंसर्न की प्रॉब्लम बनेगी। बात समझ आती है? जीडीपी ग्रोथ रेट अगर चेंज होते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन में चेंज आता है। डॉलर की फ्लक्चुएशन को एग्जांपल ले लें। आप अपना इंपोर्टेड रॉ मटेरियल मंगाते थे, आपका मटेरियल आती इंपोर्टेड है, आपको डॉलर फॉर एग्जांपल कि आज से 2 साल पहले डॉलर था 130 का, आप डॉलर है 200 का। जब 130 पे था तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल थी वो बड़ी कम थी, अब कॉस्ट ऑफ सेल आपकी क्या है? बहुत ज्यादा है। अब फॉर एग्जांपल जब मेरी कॉस्ट ऑफ सेल कम थी और मार्केट के अंदर प्राइसेस मेरी अच्छी मिल जाती थी तो क्या होता था, मैं गुड मार्जिन कमा लेता था। अब मैं क्या होगा, अब करेंसी की फ्लक्चुएशन की वजह से मेरा एक्सचेंज लॉस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मैं प्रोडक्ट की प्राइसेस इतनी बढ़ा नहीं सकता, मेरी कॉस्ट ज्यादा है, सेलिंग प्राइसेस कम है, तो क्या होगा? अल्टीमेटली चीज बिकेगी नहीं, इन्वेंट्री के एनआरवी के लॉस आ जाएंगे, कंपनी बंद होने के चांसेस हो जाएंगे।
इंपेयरमेंट ऑफ प्लांट की इंडिकेशन आ जाएंगी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये फैक्टर्स आपके जाके डिफरेंट किस्म के ऑडिट इसको ट्रिगर करते हैं। फिर सोशल फैक्टर्स हैं। सोशल फैक्टर में क्या है, अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया मैंने आपको, सोशल ट्रेंड ही चेंज हो गए हैं। पहले लूडो खेली जाती थी फिजिकल, आप खेली जाती है ऑनलाइन। तो जो लूडो बनाने वाली कंपनी थी उसका तो बिजनेस खत्म हो गया। पहले वो पिस्तौलें आती ठा वाली, वो खत्म हो गई जनाब, अब उसकी जगह पे जो है वो पबजी आ गई है। बात समझ गए? तो अल्टीमेटली क्या हुआ है, सोशल ट्रेंड ने भी कंपनी के बिजनेस को चेंज कर दिया। तो जब तक आप इन पेस्ट एनालिसिस नहीं करेंगे, आप स्वॉट एनालिसिस नहीं करेंगे, यू कैन नॉट गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, यू कैन नॉट गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस, यू कैन नॉट गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आउटपुट प्रोसेसिंग एंड द इनपुट। तो आपको इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है। फिर इस से जो आपके लीगल फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कर देती है कि हर कंपनी ने, अगर फॉर शॉपर बनाने वाली कंपनी है, आप शॉपर नहीं बना सकते, आप शॉपर नहीं बना सकते। उन्होंने कहा जी शॉपर जो है पाबंदी लगा दी है एनवायरनमेंट की वजह से। अब जिसका बिजनेस ऑपरेशन ही सिर्फ शॉपर बनाना है तो वो क्या करेगा, बंद करेगा। तो लीगल फैक्टर की वजह से आप कंपनी बंद हो गई है। फॉर एग्जांपल स्मोक डिटेक्टर लगवाना जरूरी है, अगर आप नहीं लगवाते तो कंपनी बंद हो जाएगी, लीगल फैक्टर है। अब लीगल फैक्टर किसको जनरेट कर रहे हैं, या कंपनी की एग्जिस्टेंस को थ्रेटन कर रहे हैं, या कंपनी के ऊपर प्रोविजंस और लायबिलिटीज को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो आप जब तक इन चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे तो आप बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं ले सकते, आप ऑडिट नहीं कर सकते। तो आपको इन सारी चीजों के बारे में क्या करना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की एग्जांपल ले लें। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या है, आप फॉर एग्जांपल थोड़ी देर पहले मैंने नोकिया की एग्जांपल दी थी, मैं सैमसंग की एग्जांपल देता हूं। नोट 7 आया था, नोट 7 जब एयर प्रेशर में जाता था तो क्या था, एक्सप्लोड हो जाता था। टेक्नोलॉजी उसकी ठीक नहीं थी। जब टेक्नोलॉजी नहीं ठीक थी तो उससे क्या हुआ, आपको सारे के सारे मोबाइल रिकॉल करने पड़े। जब रिकॉल किए तो उनको रिफंड लायबिलिटीज भी बुक करनी पड़ी, आपको उसके अगेंस्ट वारंटी क्लेम भी देने पड़े, आपको उसके क्लेम जिनको कोई डैमेज हुआ था उनको डैमेजेस भी पे करने पड़े, आपकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पड़ी थी वो भी इंपेयर हो गई, वो जो प्लांट जिसके थ्रू आपने बनाया था वो भी इंपेयर हो गया। आप अगर अपने आप को उसको चेंज ना करते, आपके पास रिसोर्सेज ना होते तो आप बंद हो जाते। तो अल्टीमेटली जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर थे इसने भी आके इंपैक्ट किया। फिर नोकिया ने कन्वर्जन फैक्टर नहीं लगाया अपना, आज नोकिया कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। किसी दौर में मार्केट का लीडर था और कहीं पे उसकी पोजीशन नहीं है। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ने जाके कंपनी की एग्जिस्टेंस को भी थ्रेटन किया। फिर स्वॉट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। यहां से भी आपके ऑडिट रिस्क जनरेट होते हैं। जो कंपनी की वीकनेसेस हैं वो क्या है, रिस्क है ना। जो कंपनी के थ्रेट्स हैं वो क्या है, रिस्क है। वीकनेस क्या है, वो भी आपकी जो रिस्क हैं। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ऑडिट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप बेशक वीकनेस और थ्रेट पे काम कर लें, अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ को बेशक छोड़ दें, क्योंकि वो ऑडिट के रिस्क को पॉइंट आउट नहीं करते। इस तरह से जो कंपेटिटर के एनालिसिस होते हैं, जो कंपेटिटर की स्टडीज होती हैं, वो भी आपको ऑडिट रिस्क के बारे में बताती हैं। जो आपकी प्रोडक्ट की कंपैटिबिलिटी है वो वहां से निकलती है कि आपकी प्रोडक्ट मार्केट कंपैटिबल है भी या नहीं है। आपकी प्राइसिंग स्ट्रक्चर वहां से बताते हैं कि आपकी प्रोडक्ट कंपैटिबल है या नहीं है। तो ये कंपैटिटर एनालिसिस करते हैं, तो वहां पे हम प्रोडक्ट की फीचर के भी एनालिसिस करते हैं, प्रोडक्ट की प्राइसिंग के भी एनालिसिस करते हैं, ज्योग्राफिकल रीजन्स के भी एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल के आप अगर लेस की एग्जांपल लें तो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी छोटे से खोखे भी उसे मिल जाएगी आपको। उसके मुकाबले में कर्लीज है, उसके मुकाबले में सुपर क्रिस्प है, आपको कहीं मिलेगी नहीं। बड़े शहर में कहीं पे मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसने पूरी मार्केट खा ली है। बात समझ रहे हैं? तो ये सारी बातें क्या करी, आपके ऑडिट रिस्क को जाके जनरेट करती हैं। जब तक आप इन चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे, यू कैन नॉट गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस। आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस नहीं ले सकते। यहां तक बात समझ आ गई जी। उसके बाद आप इन्वायरमेंटल एनालिसिस करने के बाद फिर आप आगे चलते हैं। आप फिर देखते हैं कि आपको क्या एक्सपर्ट्स की जरूरत है। एक्सपर्ट में फिर वही आपका जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट और ऑडिटर का एक्सपर्ट। जारी बात है, जब अकाउंटिंग पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करेंगे तो वहां से मुझे पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर है, बायोलॉजिकल एसेट्स कंपनी के अंदर मौजूद हैं। फिर उसके बाद सर्टेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जो फेयर वैल्यू के ऊपर मौजूद हैं, जिसकी डिटर्मिनेशन एक एक्सपर्ट करता है। तो यू कैन गेट अंडरस्टैंडिंग के वेयर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज रिक्वायर्ड, और जहां पे मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे ऑडिटर एक्सपर्ट भी साथ लिंक हो जाता है। तो दोनों की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करें, प्लान करें, जरूरत है तो मैनेजमेंट को कहें एक्चुरियल वैल्यूएशन करवानी है, एक्सपर्ट लाएं। प्लांट मशीनरी को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखा हुआ है, एक्सपर्ट लेके आए। आप जहां पे भी आपकी ऑडिटिंग एंड अकाउंट से अलावा हट के कोई कैप्शंस हैं वहां पे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। आप प्लानिंग लेवल के ऊपर डिटरमिन करेंगे कि आपको कहां पे एक्सपर्ट की जरूरत है और मैनेजमेंट ने उसको किस तरीके से इंगेज और इन्वॉल्व करना है। यहां तक बात समझ आ गई जी। एक्सपर्ट के बाद आता है जी इंटरनल ऑडिट फंक्शन, सारा कुछ प्लानिंग। देखें ना, अभी कुछ कर नहीं रहे ना आप, अभी एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे।
अभी आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, अभी आप बिजनेस को समझ रहे हैं, आप बिजनेस के ऑपरेशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बिजनेस के थ्रेट्स को देख रहे हैं, बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज को असेस कर रहे हैं, एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट को असेस कर रहे हैं। जरूरत है नहीं है, आज आप बताएंगे तो उसके ऊपर काम होगा। बात समझ गए? फिर आपके इंटरनल फंक्शन को काम को यूज करना है या नहीं करना, डायरेक्ट असिस्टेंस लेनी है या उसके किए हुए काम को यूज करना है। जो मैनेजमेंट का अपना इंटरनल फंक्शन है, जो आपने आज 6-10 पढ़ा था कैफ लेवल के ऊपर, उसकी रिक्वायरमेंट आएगी, आप प्लानिंग लेवल को प्रोसेस करेंगे, आपने उनको इन्वॉल्व करना है या नहीं करना। ठीक है जी। फिर उसके बाद आप करते हैं जी कंट्रोल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग। कंट्रोल्स में क्या होते हैं जी कि आपके जो बेसिकली जाहिर बात है, आपने कंपनी के जो मैकेनिज्म है, कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उसके बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है। जो कंट्रोल्स हैं उसमें क्या प्रिवेंशन का मैकेनिज्म मौजूद है, क्या उसमें डिडक्शन का मैकेनिज्म मौजूद है, क्या उसमें करेक्शन का मैकेनिज्म मौजूद है। क्योंकि जब कंट्रोल्स की बात करते हैं तो यही आपके ऑडिट के प्रोसीजर्स में भी आते हैं। तो ऑडिट के प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं जी? वो प्रोसीजर है ना, मैं वैसे कह रहा हूँ जो आपके ऑडिट एविडेंस के लिए प्रोसीजर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं आपके प्रोसीजर होते हैं जी। अब आगे परफॉर्मेंस पे आगे चलते हैं। चलो एनी हो, कंट्रोल्स अल्टीमेटली टेस्ट ऑफ कंट्रोल होते हैं या सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के अंदर फिर फर्दर 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस, दूसरी स्टेज होती है इंप्लीमेंटेशन को चेक करना, तीसरी स्टेज के ऊपर जाके आप करते हैं कंट्रोल टेस्टिंग। और अगर कंट्रोल टेस्टिंग का आंसर इफेक्टिव आए तो फिर आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर की एक्सटेंट को कम कर देते हैं। तो ये लिंक बनाना इसलिए जरूरी है कि कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करना होता है। यहां प्लानिंग पे 2 काम आप करते हैं। पहले नंबर पे आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं जी? अंडरस्टैंडिंग से मुराद क्या है कि जो डिजाइन ऑफ द प्रोसेस है, जो कंट्रोल का डिजाइन है, दैट इज इफेक्टिव। तो डिजाइन में 3 चीजें आती हैं, प्रिवेंशन, डिडक्शन और करेक्शन। कि कोई भी कंट्रोल प्रिवेंटिव कंट्रोल है, डिडक्टिव कंट्रोल है और करेक्टिव कंट्रोल उसमें मौजूद है या नहीं है। सबसे पहले आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस लेते हैं। आप क्या करते हैं जी? डिजाइन को चेक करते हैं, डिजाइन ऑफ प्रोसेस को चेक करते हैं, या प्लानिंग के ऊपर करते हैं। प्लानिंग के ऊपर अगर कंट्रोल का डिजाइन ठीक है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उसकी इंप्लीमेंटेशन को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? दूसरे नंबर पे आप इंप्लीमेंटेशन को टेस्ट करते हैं। इंप्लीमेंटेशन को टेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है? वॉक थ्रू का फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। आप एक रियल टाइम ट्रांजैक्शन को पकड़ते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग को ले लेते हैं कि जनाब ये जो काम है ये एज इट इज यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, डिजाइन इफेक्टिव है, उसका इंप्लीमेंटेशन भी इफेक्टिव है, तो फिर तीसरे नंबर पे क्या किया जाएगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किए जाएंगे। फिर तीसरे नंबर पे क्या किया जाएगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किए जाएंगे। लेकिन प्लानिंग लेवल के ऊपर आप 2 काम करते हैं, अंडरस्टैंडिंग और इंप्लीमेंटेशन। अंडरस्टैंडिंग से मुराद क्या है? डिजाइन ऑफ द प्रोसेस। इंप्लीमेंटेशन से मुराद क्या है? उसकी रियल टाइम जो है वो एक्चुअली एज इट इज अप्लाइड भी है या नहीं है, या सिर्फ किताबों के अंदर ही कंट्रोल है। तो आप वहां पे ये चीजों को 2 चीजों को टेस्ट करते हैं। यहां पे अगर आंसर यस आ जाए तो फिर आप क्या करते हैं? कंट्रोल टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। वो स्टेप 3 के ऊपर आपकी होती है। अब यहाँ पे जो जी प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिडक्टिव कंट्रोल और करेक्टिव कंट्रोल, ये 3 तरह की आप डिजाइन में चीजों को चेक कर रहे हैं। ये 3 तरह के कंट्रोल वहां पे मौजूद होने चाहिए। फिर आपकी उसकी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं कि जो मैनेजमेंट ने बताया है, जो एसओपी डिजाइन है, वो ठीक तरीके से अप्लाइड भी हैं या नहीं है, या सिर्फ किताबों के अंदर ही अप्लाइड है। तो यहाँ पे ये कंट्रोल्स के बारे में आप अंडरस्टैंडिंग को गेज कर लेते हैं। अभी यहाँ पे प्लानिंग की एक्टिविटी खत्म नहीं है, इसमें और बड़ी चीजें हैं। हाँ, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट आगे 2-3 बातें रह गई हैं वो क्या है जी? इसके बाद आप देखते हैं कि आपने कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज करना है या नहीं करना। जो कल हमने डिस्कस किया था कि वो यूजर ऑडिटर के तौर पर आप जो है वो टाइप रिपोर्टों को टेस्ट करना है, ये करना, कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की इन्वॉल्वमेंट, वो शुरू में आपको प्लानिंग लेवल पे पता होना चाहिए। अगर है तो आप मैनेजमेंट से कहें कि हमें कंट्रोल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेकर दें। हम खुद चले जाते हैं, हम किसी और बंदे को इन्वॉल्व कर लेते हैं, या उसका ऑडिटर हमें रिपोर्ट दे दे। ठीक है, तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की इन्वॉल्वमेंट यानी कि 402 की रिक्वायरमेंट को यहाँ देखना पड़ता है। फिर अगर आपका फर्स्ट ईयर ऑडिट है तो ओपनिंग बैलेंस की वेरिफिकेशन, क्या चीज? अगर लास्ट ईयर का ऑडिट किसी और ने किया था तो ओपनिंग बैलेंस की वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग प्लानिंग करनी है ना, कि हम पिछले ऑडिटर के साथ हमने कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, उसकी जाके फाइल को रिव्यू करना है, उसकी फर्म को विजिट करना है, वहां से हमने ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करना है। फिर इसके साथ कुछ आपके प्लानिंग के ऊपर भी चीजें आ जाती हैं, प्रीलिमिनरी में भी आ जाती हैं, एनओसी फ्रॉम द प्रीडिसेसर ऑडिटर,
याद है आप लोगों को? एनओसी लेते हैं ना सिर्फ फर्म्स वाले, तो एनओसी यहां पे आ जाएगा, एनओसी लिख लें बेशक यहां पे आप एनओसी यहां पे लेंगे, और यहां पे प्लानिंग पे क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस की वेरिफिकेशन के लिए मैकेनिज्म डिजाइन करेंगे कि ओपनिंग बैलेंस को किस तरह से आपने करना है। एनओसी बेटा अगर पिछले साल किसी और फर्म ने ऑडिट किया हो ना तो हम एनओसी लेते हैं, प्रीडिसेसर ऑडिटर से एक प्रोफेशनल क्लियरेंस ली जाती है कि आपको कोई प्रोफेशनल रीजन है कि हम उस ऑडिट को एक्सेप्ट ना करें। कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ा नहीं था, भूल गए हो? चैप्टर 2 में आप बस निकल गया था सिलेबस में से, ये नहीं है बल्कि सिलेबस में है, ये अभी भी है। कैफ में पढ़ा नहीं था चैप्टर 2 के अंदर? हाँ बिल्कुल वही वाला, लेकिन वो यहाँ पे जो बात करता है ना वो कहता है कि आपने पिछले ऑडिटर से एनओसी लेना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि हम इस ऑडिट को एक्सेप्ट करें या न करें। फॉर एग्जांपल पिछले साल ऑडिट आप कर रहे थे, इस साल ऑडिट मैं कर रहा हूं, तो कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि जब आप ऑडिट करें तो आप पिछले तैयब से जाके पूछें तैयब को कोई प्रोफेशनल मसला तो नहीं था इस क्लाइंट से, अगर मसला था तो हम इस क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो एनओसी लेना है, एनओसी के बाद ओपनिंग बैलेंस की वेरिफिकेशन के बारे में हमने काम करना है कि ओपनिंग बैलेंस के ऊपर हम क्या करेंगे। फिर हमने फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स पे काम करना है, फ्रॉड के रिगार्डिंग जो इंक्वायरीज के साथ फ्रॉड को लिंक कर लें, फ्रॉड की इंक्वायरीज भी आपने साथ करनी है, फ्रॉड के प्रोसीजर भी आपने साथ परफॉर्म करने हैं। अच्छा, यहां तक जो आपने काम कर लिया होगा ना, यहां तक काम करने के बाद आपकी ऑडिट रिस्क की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑडिट रिस्क की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। तो जब आप ऑडिट रिस्क की आइडेंटिफिकेशन कर चुके होते हैं तो फिर फाइनली आप बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेप करते हैं, फिर आप अपना बनाते हैं अप्रोच। अप्रोच से मुराद क्या होता है कि आपकी अब प्लान्ड अप्रोच क्या होगी उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, आपकी ऑडिट की स्ट्रेटजी क्या होगी, आपके प्रोसीजर्स कौन कौन से होंगे, आपके जो रिलायंस है वो क्या होगी, किस तरीके से आप रिलायंस ले रहे होंगे। फाइनली आप अपनी ऑडिट की अप्रोच बनाते हैं, यानी कि आप आइजा 330 यानी कि जो आप अपनी ऑडिट की अप्रोच बनाई है ना, यानी कि जिस अब यहां पे मैं डिसाइड करूंगा कि मैंने कंट्रोल्स, अब देखें मैंने अंडरस्टैंडिंग भी ले लिया कंट्रोल्स की, मैंने कंट्रोल की इंप्लीमेंटेशन भी टेस्ट कर लिया। यहां पे मैं ये डिस्कस करूंगा मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने हैं या नहीं करने। यहां पे मैं ये डिस्कस करूंगा यहां पे मुझे सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं या नहीं करने। अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर मैंने परफॉर्म करने हैं तो मैंने किस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लगता है रेवेन्यू के अंदर आखिरी 5 दिनों के अंदर सेल्स की ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है क्योंकि कंपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को ठीक तरीके से अप्लाई नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी है कि जब गुड्स कस्टमर को डिलीवर्ड हो जाती हैं तो मैं अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करता हूं, तो मुझे फिर देखना पड़ेगा कि कहीं लास्ट 5 डेज के अंदर कंपनी ने डिस्पैच के ऊपर तो नहीं रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया हुआ। अगर डिस्पैच पे रिकॉर्ड किया तो कंपनी का रेवेन्यू क्या है? ओवरस्टेटेड है। तो मैंने क्या किया, अपनी अप्रोच बनाते वक्त आखिरी 5 दिन की सेल्स के ऊपर अपने प्रोसीजर को डिजाइन किया। वो प्रोसीजर ऐसा था जो स्पेसिफिक रिस्क को क्या कर रहा था? मिटिगेट कर रहा था। मुझे पता लगा कि मेरे जो डेटर्स हैं उसमें ओवर स्टेटमेंट का रिस्क मौजूद है। मुझे पता चला कि उसमें एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की प्रीमियम का रिस्क है कि उसके जो डेटर्स हैं वो रिकवरी नहीं देंगे। तो आई हैव टू परफॉर्म द प्रोसीजर ओवर द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। तो मुझे मैनेजमेंट से एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की वर्किंग लेनी पड़ेगी, उस वर्किंग के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। मुझे रिस्क लगा कि क्लाइंट के जो प्लांट है वो अपनी ऑप्टिमल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा, तो मुझे मैनेजमेंट से उसके ऊपर प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज लेनी पड़ेंगी, मुझे उसके ऊपर जाके इंपेयरमेंट का टेस्ट करना पड़ेगा। एंड आई हैव टू डिसाइड द प्रोसीजर्स कि मैंने कौन से प्रोसीजर लगाने हैं उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। द अप्रोच विल बी टेलिंग दैट these risks have been identified through these procedures and how we will conclude those risks। हम किस तरीके से उसके ऊपर अप्रोच बनाएंगे, दैट इज द रेलिवेंट। हम सारी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, हम इसके ऊपर अपनी अप्रोच बनाकर अब यहाँ पे अपने प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर रहे, वी आर जस्ट डिजाइनिंग द प्रोसीजर्स दैट हाउ टू मिटिगेट द रिस्क व्हिच हैव बीन आइडेंटिफाइड यूजिंग दीज प्रोसीजर्स। अब ये सारे काम एक्टिविटी बाय एक्टिविटी देखें, अब स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देखें, पहले ये किया फिर ये किया फिर ये किया, इसको क्यों किया, इसको कैसे किया, किस तरीके से हमने हर चीज को इन्वॉल्व किया। अब देखें हर चीज यहाँ पे आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होकर आ गई है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करता हूँ, आप ऑडिट कंप्लीशन के करीब पहुंचोगे, ऑडिट का पार्टनर आके बैठा हुआ है, ऑडिट के पार्टनर ने 2 ऑप्शन है, ये सारे काम हुए थे या ये सारे काम नहीं हुए थे। अगर ये सारे काम नहीं हुए थे, आज ऑडिट का पार्टनर आके बात करता है कि फाइनेंशियल्स लेके आओ, फाइनेंशियल्स मेरे हाथ में आते हैं, मैं रिव्यू करता हूं, मैं अकाउंटिंग पॉलिसी पढ़ता हूं, वहां पे लिखा हुआ रिवैल्यूएशन मॉडल अकाउंटिंग पॉलिसी है, लास्ट रिवैल्यूएशन 2015 में हुई थी, आज 8 साल हो गए। मैं इस पॉइंट पे कहता हूं भाई ये तो अकाउंटिंग पॉलिसी ठीक अप्लाई नहीं हुई,
तो क्या क्लाइंट मेरी बात मानेगा? अब इसका कसूरवार कौन है? ऑडिटर का कसूरवार है ना, जो फर्म का पार्टनर है वो कसूरवार है। प्लानिंग के ऊपर से इन्वॉल्व होना था, उसने डिस्कशन करनी थी, उसने सुपरविजन करनी थी, उसने मॉनिटरिंग करनी थी, उसने उनके काम को रिव्यू करना था, उसने उसको डायरेक्शन देनी थी, उसने आज 220 को फॉलो करना था, उसने ये काम नहीं किए, ही इज रिस्पॉन्सिबल। ऑडिट की क्वालिटी तो मिटिगेट नहीं हुई, ऑडिट क्वालिटी तो फुलफिल नहीं हुई, तो वो सारे का सारा जिम्मेदार तो आपका ऑडिट पार्टनर है। फिर जहां पे आप अप्रोच बना लेते हैं, अप्रोच के बाद आप देखते हैं कि क्या आपको एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की जरूरत है या नहीं है, क्या आप लिस्टेड कंपनी थी या नहीं थी। अब यहां तक जो काम हुआ, अभी इसमें और बड़ी एक्टिविटीज है बेटा, लेकिन मैं इसको आगे हमने पढ़ना है, या तो इसमें चीजें हमारी काफी सारी इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएंगी, लेकिन मैं यहां पे इसको ना कंक्लूजन की तरफ लेके जाता हूं, प्लानिंग एक्टिविटीज को। रिलायंस ऑन द ऑडिट एविडेंस, किस तरह से हम अपनी ऑडिट एविडेंस के ऊपर रिलायंस ले सकते हैं, कैसे लेंगे, यानी इवन इस अप्रोच से मुराद है कि आपकी मिटिगेशन टेक्निक क्या होगी उस रिस्क को मिटिगेट करने की। सिंपल अल्फाज भी है, EQCR की इन्वॉल्वमेंट होगी या नहीं होगी। अगर लिस्टेड कंपनी है तो फिर EQCR की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, तो आप EQCR की इन्वॉल्वमेंट के बारे में उसका प्लान बनाएंगे, उससे डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ तक जो बातें हुई है ना, अब इसमें पूरी की पूरी टीम इन्वॉल्व थी। फॉर एग्जाम्पल कोई काम मैनेजर कर रहा था, कोई काम सुपरवाइजर कर रहा था, कोई काम डायरेक्टर कर रहा था, कोई काम पार्टनर कर रहा था, हर बंदा अपना अपना काम कर रहा था। तो एंड के ऊपर एक मीटिंग हो जाती है, उस मीटिंग को कहा जाता है रिस्क असेसमेंट प्लानिंग डिस्कशन। क्या कहा जाता है जी? रिस्क असेसमेंट प्लानिंग डिस्कशन, RAPD कह लें। अब इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी डिस्कशन हुई होती हैं, ये जितने भी काम हुए होते हैं, उनके बारे में ऑडिट की ब्रीफ दे दी जाती है पूरी ऑडिट टीम को। पूरी ऑडिट टीम को बुलाया जाता है, पूरी ऑडिट टीम को बिठाया जाता है, उसको पहले सबसे पहले बिजनेस की अपडेट दी जाती है कि बिजनेस में क्या हुआ। फिर जो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज आई उसके बारे में बताया जाता है, कंपनी की रिलेटेड पार्टीज के बारे में बताया जाता है, मैनेजमेंट ओवरहेड कंट्रोल के बारे में बताया जाता है, फ्रॉड के बारे में बताया जाता है, कंपनी के सिग्निफिकेंट रिस्क के बारे में बताया जाता है, कंपनी की मटेरियलिटी के बारे में बताया जाता है, EQCR की इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताया जाता है। हर चीज जो हमने इंडिविजुअली की है उसके बारे में एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हम पूरी टीम को दे देते हैं कि हमने ये पूरी क्लाइंट की रिस्क असेसमेंट की है, ये डॉक्यूमेंट बनाए हैं, उसके बाद इनका टेक अवे ये है, अब फाइनल हम ये इस तरीके से काम कर रहे होंगे। यहाँ पे जो RAPD होगी, पूरी टीम को मैंने ब्लॉक की कम्युनिकेट कर दिया, पूरी टीम को मैंने समझा दिया। अब जो हमारी ऑडिट की स्ट्रेटजी बनी थी, जो ऑडिट की अप्रोच बनी थी, जो ऑडिट की प्लानिंग हुई थी, वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब हम टीम को कहेंगे भाई अब क्लाइंट पे घुस जाओ और अपने अपने एरियाज के ऊपर काम को शुरू कर दो, अपने अपने एरियाज पे काम शुरू कर दो। आप फिर तैयब को सेल्स मिल गई हैं, रिसीवेबल मिल गए हैं, आपको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मिल गया है, उस भाई को फाइनेंसिंग का एरिया मिल गया है, इसको कॉस्ट ऑफ सेल मिल गया है, तो हमने अपने एरियाज की एलोकेशन कर दी है, हमने उनको सारी की सारी अप्रोचेस बता दी हैं, उनको प्रोसीजर बता दिए हैं, अब सिर्फ उन्होंने जाके उन प्रोसीजर्स को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारी प्लानिंग हो जाती है कंप्लीट। प्लानिंग के बाद दूसरे अगले नंबर पे आता है एग्जीक्यूशन। तो पहले अब यहाँ पे थोड़ा सा इनको हाईलाइट कर लेते हैं। पहले नंबर पे हमने प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ की थी, फिर हमने प्लानिंग द ऑडिट किया था, प्लानिंग द ऑडिट के बाद हम हमारे तीसरे नंबर पे आने लगा है जी, टाइम क्या हो जी, बस ऑडिट के स्टेप्स क्या जाओगे, एग्जीक्यूशन। EQCR एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, अगर लिस्टेड फॉर्म इंटरनल होता है ये। एग्जीक्यूशन से मुराद क्या है, ये स्टेप 3 आपका आता है। एग्जीक्यूशन से मुराद ये है कि ये जो प्रोसीजर हमने यहाँ पे डिजाइन किए थे, ये सारी एक्टिविटीज के बाद हमने फाइनली कहा था ये काम करेंगे, अब हम ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम दो तरह के काम कर रहे होते हैं जी, एक होता है आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और दूसरे नंबर पे आपका होता है जी सब्सटैंटिव प्रोसीजर। और सब्सटैंटिव में फर्दर दो तरह के प्रोसीजर होते हैं आपके, टेस्ट ऑफ टेल और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। डन होगी जी बात। अब यहाँ पे आप अपनी कंफर्मेशंस भी सर्कुलाइज कर रहे होते हैं, बैंक की कंफर्मेशन, आप डेप्रिसिएशन की रिकैलकुलेशंस भी कर रहे होते हैं, आप ऑब्जर्वेशंस भी कर रहे होते हैं, आप अपनी इंक्वायरीज बाकी जो रिमेनिंग होती हैं वो भी कर रहे होते हैं। अब आप स्पेसिफिक एरिया के बारे में जो यहाँ पे आपने अप्रोच बनाई होती है उसके एग्जीक्यूशन करके ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन भी कर रहे होते हैं, यहाँ सैम्पलिंग भी हो रही होती है, बाकी सारे काम भी आपके यहाँ पे हो रहे होते हैं। ये बात समझ आ गई जी आपको जी? बेटा एनालिटिकल प्रोसीजर 3 लेवल्स पे होते हैं, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और फाइनलाइजेशन। प्लानिंग पे फॉर द रिस्क असेसमेंट,
एग्जीक्यूशन पे टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस, और फाइनलाइजेशन पे टू कंक्लूड द ऑडिट। 3 लेवल के ऊपर आपके एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। डन होगी जी बात, याद तक क्लियर है, कोई इशू जहां तक, कोई प्रॉब्लम? एग्जीक्यूशन के अंदर आप अपने हर चीज के बारे में एविडेंस ले लेते हैं, एस्टिमेट रीजनेबल है या नहीं है, डेटर का बैलेंस ठीक है या नहीं है, प्रीमियम ओके है या नहीं है, कंपनी की जो सेल्स है वो स्टेटेड तो नहीं है, लायबिलिटीज अंडर स्टेटेड तो नहीं है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन ठीक है या नहीं है। आप जितनी भी असर्शंस होती हैं, जितनी भी आपने यहाँ पे अपने रिस्क असेसमेंट में असर्शंस आइडेंटिफाई की थी, उन असर्शंस पे आप अपने ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन कर लेते हैं। जब ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी चौथे नंबर पे एक्टिविटी आती है फाइनलाइजेशन की। चौथे नंबर पे क्या आती है जी? मैं ना कट शॉर्ट कर रहा हूं, मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इसके ऊपर हमारी बड़ी डिटेल डिस्कशन होनी है ऑलरेडी। चौथे नंबर पे आपकी होती है जी फाइनलाइजेशन की एक्टिविटी। फाइनलाइजेशन में जाने से पहले हम क्या करते हैं? जब हम फाइनलाइजेशन में जाते हैं सबसे पहले हम करते हैं रीअसेसमेंट ऑफ मटेरियलिटी। क्या करते हैं? हम सबसे पहले अपनी मटेरियलिटी को क्या करते हैं? रीअसेस करते हैं। जारी बात है, प्लानिंग के ऊपर जब हमने अपनी एक मटेरियलिटी सेट की थी, उसके बाद कुछ मैनेजमेंट ने अपनी एडजस्टमेंट्स करवाई, कुछ ऑडिट की एडजस्टमेंट्स हुई, तो अब तो बेंचमार्क जिसके ऊपर अपनी मटेरियलिटी कैलकुलेट की थी वो तो चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू चेंज हो गया, प्रॉफिट चेंज हो गया, तो जो प्लानिंग लेवल के ऊपर मटेरियलिटी कैलकुलेट की थी वो तो अब रेलिवेंट नहीं रही। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अपनी मटेरियलिटी को रीअसेस करना पड़ेगा। आपको दोबारा से ये इवेलुएट करना पड़ेगा कि जो हमने मटेरियलिटी प्लानिंग लेवल पे डिसाइड की थी, जो प्लानिंग लेवल पे हमने डिस्कस की थी, वो हमारे लिए अभी तक रेलिवेंट है या नहीं है। तो यहां पे आप उसको यहां पे देखते हैं, ठीक होगी जी बात। फिर आप देखते हैं दूसरे नंबर पे, आप देखते हैं कि जो आपने सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई किए थे वो कंक्लूड हो गए या नहीं हो गए। जो सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई किए थे, फॉर एग्जांपल सेल के अंदर मैंने कहा था ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है, मैंने कहा लायबिलिटीज में अंडर स्टेटमेंट का रिस्क है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का रिस्क है, फिर मैंने कहा था कि जो मेरा डेटर्स है उसके अंदर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का रिस्क है। तो मैंने अपने जितने सिग्निफिकेंट रिस्क निकाले थे वो सारे के सारे कंक्लूड हो गए हैं। उसका मतलब क्या है कि जो अप्रोच बनाई थी आपने रिस्क असेसमेंट की, उसके ऊपर आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करके कंक्लूड किया है या नहीं किया। उसको कहां पे हम रीइवैल्यूएट कर रहे होते हैं? जब हम ऑडिट को फाइनलाइज कर रहे होते हैं। यानी कि जो आपने प्लानिंग के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई किए थे, एग्जीक्यूशन पे उस पे आपने एविडेंस ऑब्टेन किए हैं, फाइनलाइजेशन पे आप रीचेक कर रहे हैं कि जो हमने रिस्क आइडेंटिफाई किया था उससे रिगार्डिंग हमने जो प्रोसीजर डिजाइन किए थे उसके रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गया है या नहीं हुआ। वो यहां पे आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया था ना, तो एग्जीक्यूशन पे जब आपने प्रोसीजर लगाया तो उसके ऊपर आपने लगा लिया, तो यहाँ पे आप अगर रिलेटेड पार्टी आपका रिस्क में था तो आप यहाँ पे उसको रीचेक करेंगे कि जो प्लानिंग के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई हुआ था उसके ऊपर जो प्लानिंग पे अप्रोच बनी थी और एग्जीक्यूशन पे जो एविडेंस ऑब्टेन हुआ है, तीनों आपस में कोरिलेट और लिंक बनाते हैं या नहीं बनाते। तो यहाँ पे आप अपनी री इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं रिस्क की। तो फिर आपको रीअसेसमेंट करनी पड़ती है अपने रिस्क को। आप अक्सर का देखते नहीं है, जब आप समटाइम आपको पेपर में वो बात करता है कि पहले ये हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी, अब हमारे पास नई इंफॉर्मेशन आई है, तो पहला प्रोसीजर ये होता है कि रीअसेसमेंट ऑफ द रिस्क। आप रीअसेस करें ऑडिट रिस्क को, तो वो रीअसेसमेंट प्लानिंग के ऊपर लेके जाता है दोबारा आपको। आप दोबारा यहाँ प्लानिंग करेंगे, दोबारा यहाँ पे अपनी अप्रोच बनाएंगे, दोबारा आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे और फिर उसको रीअसेस करेंगे। दैट इज कॉल्ड द रीअसेसमेंट ऑफ द ऑडिट रिस्क। ये बात समझ आई आपको। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि जितने भी अकाउंटिंग एस्टीमेट थे, अकाउंटिंग estimates are reasonable। अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या है? रीजनेबल है, और उसमें एंड हैव नो मैनेजमेंट बायस। जो अकाउंटिंग एस्टिमेट है वो रीजनेबल है और उसमें कोई बायसनेस मौजूद नहीं है। ये आपने चेक कर लिया यहाँ पे। फिर उसके बाद आप क्या चेक करते हैं? फिर आप उसके बाद देखते हैं कि जो application of accounting policies are consistent। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है? सारी की सारी कंसिस्टेंट है, कोई मसला नहीं है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करते हैं और उस रिव्यू के अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के काम कर रहे होते हैं, यानी कि आप उसमें डिस्क्लोजर के चेकलिस्टें भी देख रहे होते हैं,
IFRS की, कंपनीज एक्ट की, फिर आप उसमें कास्टिंग क्रॉस कास्टिंग भी देख रहे होते हैं, रेफरेंसिंग क्रॉस रेफरेंसिंग भी देख रहे होते हैं, डिलीवरेबल्स के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, डिलीवरेबल्स की आप एक्यूरेसी को टेस्ट कर रहे होते हैं कि डिलीवरेबल्स हमारे सारे के सारे ठीक हैं। डन हो गई जी बात। फिर उसके बाद आप करते हैं जी समरी ऑफ अनएडजस्टेड स्टेटमेंट, SUAM, समरी ऑफ अनएडजस्टेड ऑडिट मिसस्टेटमेंट। यानी कि ऑडिट के दौरान कुछ ऐसी मिसस्टेटमेंट होती हैं जिनको मैनेजमेंट अपने पास करेक्ट नहीं करती, आप उनको लिखते हैं और देखते हैं कि उनका टोटल सम कितना है। अब फिर इसके साथ अपनी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस को देखते हैं, तो आइज 450 इसको लिंक करते हैं। फिर आप देखते हैं समरी ऑफ ऑडिट एडजस्टेड स्टेटमेंट। जो सैम होता है ना, इसका मतलब होता है कि जो ऑडिट की एडजस्टमेंट्स प्रपोज की थी वो आपने मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेट कर दी हैं, तो वो कौन कौन सी थी उसका भी आप अपने पास ट्रैक रखते हैं। एडजस्टेड स्टेटमेंट्स यानी आपकी जो एक अनएडजस्टेड स्टेटमेंट है, एक एडजस्टेड स्टेटमेंट होती है, ठीक है जी। फिर ये तो बेसिकली जो ऑडिटर ने कहा है, ऑडिटर के कहने पे है, एक वो एडजस्टमेंट्स होती है जो मैनेजमेंट खुद कर देती है, वो सेपरेट होती है, उसके साथ उसका तल्लक नहीं होता। ये वो हैं जो आपने आइडेंटिफाई की और आपने करवाई, यानी कि मैनेजमेंट ने उन चीजों को गलत अप्लाई किया हुआ था। बात समझ आ गई जी। उसके बाद आप इसको देखते हैं, अगर ये मटेरियल तो फिर इंपैक्ट ऑन ओपिनियन लेते हैं, अदरवाइज इंपैक्ट ऑन ओपिनियन आप इसका नहीं लेते। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि जो बोर्ड लेटर था वो दे दिया या नहीं दिया। बोर्ड लेटर क्या होता है? बोर्ड लेटर में कुछ आपकी स्पेसिफिक अप्रूवल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं इनको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर अप्रूव कर सकते हैं। आपकी जो लाइबिलिटीज को राइट ऑफ करना होता है ये डायरेक्टर कर सकते हैं, एसेट की राइट ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं, प्रोविनिंग डायरेक्टर क्रिएट करा सकते हैं, जो रिलेटेड पार्टी की अप्रूवल है तो वो डायरेक्टर दे सकते हैं। जो आपके बाकी फैक्टर्स होते हैं वो फॉर एग्जांपल कि आपने बोनस की अप्रूवल्स हैं, अक्रूवल्स हैं, वो डायरेक्टर की अप्रूवल से होती हैं। तो कुछ स्पेसिफिक अथॉरिटी दी गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो बोर्ड लेटर में एक तो वो रिक्वायरमेंट होती है स्पेसिफिक अप्रूवल्स। फिर इसमें जो पेंडिंग डाटा होता है, जो पूरे ऑडिट के दौरान आपने कुछ चीजें रह गई हैं, फॉर एग्जांपल कुछ बैंक की कंफर्मेशन रह गई थी, कुछ लीगल की कंफर्मेशन रह गई थी, कुछ आपके जो लीगल के रजिस्टर के रिगार्डिंग डाटा नहीं मिल रहा था, तो उसमें कुछ पेंडिंग इन्फॉर्मेशन भी होती है। फिर बोर्ड लेटर के अंदर तीसरा एलिमेंट भी होता है, वो क्या होता है? मैटर फॉर स्पेसिफिक अटेंशन, यानी कि कुछ मैटर आपको लगता है कि ऑडिट में इंपॉर्टेंट थे, वो आपने उनके साथ कम्युनिकेशन करनी थी, तो आपने उनके साथ कम्युनिकेशन कर ली। तो ये तीन तरह के मैटर बोर्ड लेटर के अंदर होते हैं। इसके अंदर भी स्पेशल अप्रूवल के अंदर आपके अकाउंट्स की अप्रूवल भी मौजूद होती है। तो ये कब दी जाती है? जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनिशियल कर लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू कंप्लीट कर लेते हैं, उसके साथ आप बोर्ड लेटर अटैच करते हैं और मैनेजमेंट को दे देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, उसमें अकाउंट्स की अप्रूवल होती है, पेंडिंग डाटा दिया जाता है, मैटर फॉर स्पेसिफिक अटेंशन के ऊपर वो अपनी स्पेशल जो भी कमेंट्स होते हैं वो देते हैं। उसके बाद आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को इशू करते हैं। अब यहाँ पे बोर्ड लेटर हो गया, बोर्ड लेटर के बाद आपका हो गया जी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लिया आपने। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर वही होता है कि आपने रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेनी है अपने ऑडिट के बारे में, तो ये फाइनलाइजेशन के ऊपर काम हो रहा है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर के बाद आपका और कौन कौन सा जी? वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वर्क पेपर होते हैं, यानी कि जो जेबीस के वर्क पेपर्स हैं वो फाइनलाइजेशन के ऊपर आपने एक दफ़ा देखने होते हैं। जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के वर्क पेपर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के वर्क पेपर, बैलेंस शीट के वर्क पेपर, ट्रायल बैलेंस का वर्क डन, ट्रायल बैलेंस पे आपने क्या काम किया, तो ये फाइनलाइजेशन पे आप सारे फाइनलाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वर्क पेपर होते हैं, ये बनाते हैं। उसके बाद जब आपकी ये आपकी एक इंपॉर्टेंट बात है जी, आपका जो सब्सिक्वेंट इवेंट है उसकी इंक्वायरीज, सब्सिक्वेंट इवेंट की इंक्वायरी कंप्लीट करते हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट की इंक्वायरी पता है ना क्या होती है? सब्सिक्वेंट इवेंट की इंक्वायरी आप कंप्लीट करते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में आप एविडेंस ऑब्टेन करते हैं। जब ये सारे काम हो जाते हैं तो 5वें नंबर पे फिर आपका क्या होता है जी? ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। ऑडिट कंक्लूजन रिपोर्टिंग में क्या है जी? फिर आपकी जो की ऑडिट मैटर की डिटर्मिनेशन है वो होती है, फिर आपकी ऑडिट रिपोर्ट जाती है, डन हो गई जी बात। फिर आपके जो अदर इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में आप करते हैं। वैसे अदर इंफॉर्मेशन यहाँ पे आनी चाहिए फाइनलाइजेशन की एक्टिविटी के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट से पहले, लेकिन समटाइम कुछ ऑडिट रिपोर्ट से पहले मिल जाती हैं, कुछ ऑडिट रिपोर्ट के बाद मिलती हैं। तो उसके बाद आता है जी 6ठे नंबर पे पोस्ट ऑडिट। पोस्ट ऑडिट में क्या होता है? ऑडिट की डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट फाइलिंग, मैनेजमेंट लेटर। एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर था और एक मैनेजमेंट लेटर था। जो मैनेजमेंट लेटर होता है ये कंट्रोल्ड एफिशिएंसीज को कम्युनिकेट करता है।
जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर है ये आईएसओ 580 को डिस्कस करते हैं, जो मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन हमने ऑब्टेन करनी होती है उसके बारे में बात करता है। ऑडिट की फाइलिंग है, फिर ऑडिट की फाइलिंग वही है, सॉफ्ट ऑडिट फाइलिंग होती है, ऑडिट फाइलिंग होती है, 60 डेज का टाइम होता है, 60 डेज में आपने अपनी कंप्लीट करनी होती है, और मैनेजमेंट लेटर आपने विद इन 45 डेज फॉलिश स्टेट कंपनी देना होता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है उसके मुताबिक आपने मैनेजमेंट लेटर जो है वो देना होता है। और फिर इसके बाद सब्सिक्वेंट इवेंट अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो उससे रिगार्डिंग आपने काम करना होता है। किसकी? मैनेजमेंट लेटर के ऊपर आईएसओ 265 है, आईएसओ 265 है, और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहता है कि विद इन 45 डेज आपने लिस्टेड कंपनीज को मैनेजमेंट लेटर लाजमी देना है। तो जनाब ये 6 एक्टिविटीज होती हैं जिनको मैंने थोड़ा सा समराइज करके, थोड़ा सा शॉर्ट करके यहाँ पे लिखा है, सो इस वजह से कि आप लोग इससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकें कि जब हम ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन करेंगे तो हमने किन किन स्टेप से गुजर कर इस काम को कंप्लीट करना है। अगर भाई इधर थोड़ा सा कीजिएगा, अगर आप देखें तो स्टेप 1 से लेकर स्टेप 6 तक हमारी एक्टिविटीज परफॉर्म हुई थी। स्टेप 1 के अंदर हमने प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज को डिस्कस किया, उसके अंदर हमने क्लाइंट को एक्सेप्टेंस से पहले के पहले प्रोसीजर देखे कि क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले किन चीज़ों को हम अकाउंट फॉर करते हैं। फिर हमने ऑडिट को प्लान किया, प्लानिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हमने एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया और उसको किस तरह से रियल टाइम ऑडिटिंग के दौरान आप लेके चल सकते हैं, जिसमें आपने लॉ एंड रेगुलेशन को अंडरस्टैंड करना है, बिजनेस कॉपरेशन को अंडरस्टैंड करना है, मटेरियलिटी की डिटर्मिनेशन करनी है, प्लानिंग एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर्म करने हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिटरमिन करना है, IT सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है, इंक्वायरीज करनी है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस करना है, एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट को देखना है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन को देखना है, कंट्रोल को देखना है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करना है या नहीं करना है इसको देखना है, ओपनिंग बैलेंसेस के काम करने हैं, फिर अप्रोच बनानी है, EQCR की इन्वॉल्वमेंट है और टीम के दरमियान में डिस्कशन है। यहाँ से जो आपने फाइनली अपना काम किया तो उसके ऊपर आपने एग्जीक्यूशन करके अपनी फाइनली ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करना है। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद आपने ऑडिट की फाइनलाइजेशन की एक्टिविटी पे आना है। तो ऑडिट की फाइनलाइजेशन के अंदर फिर मुख्तलिफ किस्म के काम किया आपने, जिसमें आपने अपनी मटेरियलिटी को रीअसेस किया, आपने अपने सिग्निफिकेंट रिस्क के कंक्लूजन को देखा, आपने अकाउंटिंग एस्टीमेट्स की रीजनेबलनेस को टेस्ट किया, आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी को टेस्ट किया, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिव्यूज किए, आपने एडजस्टेड स्टेटमेंट को देखा, अनएडजस्टेड स्टेटमेंट को देखा, बोर्ड लेटर दिया, रिप्रेजेंटेशन लेटर बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वर्क पेपर बनाए, और उसके बाद जब ये सारे काम होते गए तो फिर उसके बाद आप फाइनली ऑडिट के कंक्लूजन पे पहुंच गए। जब ऑडिट के कंक्लूजन पे पूछे तो फिर कई ऑडिट मैटर था, ऑडिट की रिपोर्ट थी, अदर इंफॉर्मेशन थी, उनके सारे काम किए तो आपका यहाँ पे ऑडिट हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद पोस्ट ऑडिट कुछ काम करने होते हैं जिसमें आपने अपनी ऑडिट फाइल को कंप्लीट करना होता है, मैनेजमेंट लेटर देना होता है, और सब्सिक्वेंट इवेंट अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके बारे में डिस्कशन करनी होती है। तो ये 6 स्टेप्स के अंदर आपका ऑडिट कंप्लीट होता है। आई बिलीव कि ये 100% नहीं है, ये सारे के सारे स्टेप्स नहीं है, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, क्योंकि जब ऑडिट हम पढ़ रहे होंगे तो हम कभी फाइनलाइजेशन की स्टेज पे जा रहे होंगे, कभी हम एग्जीक्यूशन की स्टेज पे होंगे, कभी हम रिस्क की सिचुएशन पे होंगे, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ से और कैसे और क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है। ये सिर्फ स्टेप्स बताने का मकसद ये था। देखें, वरना मैं बड़ा आसान था, आते सारी ऑडिट के रिस्क को पकड़ता, बाजी ये 4 काम होते हैं, इस तरह से होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये काम करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन उससे आपकी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो नहीं होनी थी। उससे आपको ये समझ नहीं आना था कि पेपर में मेरी सीक्वेंस किस तरह से डिटरमिन हो सकती है, मैंने कौन सी स्टेज को कहाँ पे डील करना है। ये आपको एक रोड मैप देता है जो आपके सिलेबस का 80% मार्क्स डिस्कवर होंगे यहाँ से, और यहाँ से बड़ी बड़ी आसान बातें हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कहीं से कोई चीज़ आ जाएगी, लेकिन आपको अगर पेपर में इस मैप को ज़हन में रखेंगे तो आप इजीली इंशाल्लाह इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे। जी, एनी क्वेश्चन? समरी ऑफ अनएडजस्टेड ऑडिट स्टेटमेंट, समरी ऑफ ऑडिट एडजस्टेड स्टेटमेंट दानोगे जी। बोर्ड लेटर में बेटा मैंने कहा था कुछ पेंडिंग इंफॉर्मेशन होती है, कुछ स्पेशल अप्रूवल्स होती हैं, कुछ आपके मैटर फॉर स्पेसिफिक अटेंशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन लेटर है 580 जिसमें आप रिप्रेजेंटेशन लेते हैं मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटीज के बारे में, और कुछ एडिशनल रिप्रेजेंटेशन होती हैं वो हम लेते हैं। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वर्क पेपर हैं, इसमें जेवी का वर्क पेपर होता है, मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल के वर्क पेपर होते हैं, आपकी जितनी स्टेटमेंट्स होते हैं उसके वर्क पेपर्स होते हैं, फिर आपकी ऑडिट कंक्लूजन है और पोस्ट ऑडिट है। जी, एनी अदर क्वेश्चंस? इसकी बेशक तस्वीर बनानी है तो तस्वीर बना लें, अगर आप इसको समझते हैं कि आपको ऐसे समझ आ गया, आपने लिख लिया तो कोई मसला नहीं है, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। जी, 2 मिनट लगाएं, इसको अंडरस्टैंड कर लें, अगर कोई सवाल है तो फिर उसको हम डिस्कस कर लेते हैं।
जी डन है जी, क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इंशाल्लाह जी, वो हम रिस्क असेसमेंट पे अपनी जो ग्रेड है 15 से 20 मार्क्स की उसको कवर अप करेंगे। उसके लिए कुछ लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिल जाएंगे आपको, कुछ हम इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है अपनी प्रैक्टिस सेशंस कर रहे होंगे। तो जो भी इसकी कोई सिचुएशन बनती है वो मैं मैनेजमेंट से डिस्कस कर लूँगा और उसके हिसाब से आपको लेक्चर्स प्रोवाइड अभी इस वीक में ही हो जाएंगे, क्योंकि आज इस वीक में जो पढ़ा है वो तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो जो हमारे रिस्क के लेक्चर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो जो आप उसको रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो अगली क्लास में जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो मेरा जो इस दफ़ा मॉडल लगता है वो ज़्यादा यही है कि हम हाइब्रिड अप्रोच भी चलेंगे, कुछ हम प्रीवियस लेक्चर्स साथ साथ रखेंगे और प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए फिर हम जो है ना अपनी अप्रोच को बना लेंगे, जो भी इसके बारे में पॉलिसी डिसीजन वो मैं आपसे कम्युनिकेट कर लूँगा। आज के दिन अगर किसी का कोई सवाल है तो डिस्कस करता है जी, अदरवाइज मैं क्लास को कंक्लूड करूँ। क्लियर है जी? ले जी, आज की डिस्कशन को यहीं पे करते हैं कंक्लूड। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।